क्या आपको लगता है कि कुछ लोग पंचकर्म अननेसेसरीली पुश कर रहे हैं प्रैक्टिस में? सीनियर वैद्य जिनके अंडर सबको काम करना चाहिए और सीखना चाहिए, न्यू प्रैक्टिशनर के लिए 3 ऐसे कौन से एडवाइस, गोल्डन एडवाइस जो आपने 16 ईयर्स की प्रैक्टिस में खुद से एक्सपीरियंस करके सीखे हैं? हम सब ठीक करते हैं, बहुत बड़ा मिथ है। पे जो आप देखते हो कि काफ़ी लोग कंटेंट पोस्ट करते हैं, नाउ इट हैज़ बिकम नेसेसिटी कि कंटेंट पोस्ट करना ही चाहिए, तो आपका मार्केटिंग होगा, तो उसको आप कैसे देखते हो कि वो एजुकेशनली अच्छा है कि मार्केटिंग वाइज ही हो रहा है जितना होना चाहिए, या फिर उसमें कोई आपका फेवरेट मेडिसिन है जिसके बिना आप सोचोगे कि नहीं ये नहीं रहेगा तो क्लिनिक में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप ऐसे सोचते हो कि कोई मेडिसिन या फिर कोई स्किन का चैप्टर से ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम प्रीजुडाइज हो जाते हैं कि वही दिखने लगता है और वही हम लोग लिखने लगते हैं। सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस सर? बट ये समथिंग डिफरेंट है कि आप अपने फील्ड में ही बड़े हो सकते हो। उन्होंने वो सेंटेंस यूज किया कि आपको बड़ा होना है तो अपने क्षेत्र में, आयुर्वेदिक क्षेत्र में ही आप बड़े हो सकते हो। 2 लाख में से 50 सिर्फ आए तो यू कैन सी परसेंट 0.001 कुछ तो रहेगा, उतने ही हर्ष आए थे। बट द पेशेंट्स फादर इज वेरी हैप्पी। 50 शेयर तो है कि खेती आनी तो शुरुआत हुई, ऐसे उन्होंने बोला, तो उनको मैंने सब बताया। तो स्कैन्स में निकाला तो बहुत जगह ट्यूमर्स थे और वो मिड एज में था। जनरली ऐसे पेशेंट सर्वाइव नहीं होते, तो पेशेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने सब लोड एप्लीकेशन वगैरह दिए। बट द केस वाज ऑलरेडी सीवियर स्टेज में चली गई थी, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस जिसको हम बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमको प्रमोट करना ही है आयुर्वेदा और तुम्हारा थिंग, तो ओनली बाय केसेस एंड टेक्निकल एंड क्लिनिकल साइंस बस। और वो क्लिनिकल केस को देख के, भले अपने लैंग्वेज में हो, वो देख करके ही पेशेंट अगर आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो एजुकेटिंग पर्पस के लिए भी है बाकी लोग के लिए, तो वो भी गुड। बिकॉज अगर से 2 यंग डॉक्टर्स जिनको देख कर लगता है कि वो फ्यूचर स्टार्स बन सकते हैं डर्मेटोलॉजी, सो व्हाट इज योर वे ऑफ assessing dermatological lesions, like what is your way in OPD? क्या आप कैसे देखते हो आपका केस पेपर में क्या चीज़ें और क्या एस्पेक्ट्स आप मिस नहीं करना चाहोगे? तो अगर एक चूज़ करना हो, ठाकुर सर की वेलनकर सर? Hello and welcome to episode 2 of Unscripted with Dr. Aditya. So today we have great Dr. Anil Davre sir. So how are you sir? Fine. So it's a chilled podcast. So we'll begin with our first question कि आप BMS में कैसे आए सर? What is your journey of BMS? Because सबका ऐसा जर्नी काफ़ी अलग होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो मेरा एडमिशन जो है 31 अक्टूबर लास्ट डे ऑफ BMS एडमिशन के दिन हुआ, जिस दिन मैंने सारे कॉलेजेस में फॉर्म भरे और एक कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया। तो आपका क्या जर्नी था वो? फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा जो मैक्सिमम जो रहता है कि मुझे BMS को आना नहीं था। अच्छा। बिकॉज माई सिस्टर इज MBBS, वो आई। बट जो बोलते हैं कि 12th में आई वॉज टॉपर इन कॉलेज, बट वो एक CET में थोड़ा सा मार्क्स कम हुआ। सो व्हाट ऑप्शन शुड चूज? तो इंजीनियरिंग ऑप्शन तो था वैसे भी, बट थिंग इज दैट सिस्टर सेड नहीं, आप एक बार BMS को देख लो। सो सम डॉक्टर्स से मिले, उसके बाद BMS को चूज किया गया। सो नॉर्मल रहता है कि MBBS चाहिए और BMS को आए। BMS इज लाइक आई वॉज गुड इन स्टडीज, पहले से स्टडीज में अच्छा था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वॉज गुड। तो फर्स्ट ईयर टॉपर वगैरह ये सब था। फर्स्ट ईयर को अच्छे परसेंटेज, टॉपर नहीं पर अच्छे परसेंटेज, सेकंड ईयर को अच्छे परसेंट, ऐसे सब था। सो आर गोइंग गुड, ऐसा नहीं। बट थिंग इज दैट हमेशा का want to go for MBBS, बट BMS को एडमिशन मिला। सो आपका UG सर कहाँ से? मेरा UG सायन आयुर्वेद कॉलेज से। ओके। सो फिर UG के टाइम या फिर आप 11th-12th के टाइम टॉपर स्टूडेंट थे कि बैक बेंचर रहे हो कि मिक्स्ड था? It's a mixture of both. I always backbencher, but always good sides. Good in studies. Because मैं 11th-12th में भी पीछे ही बैठता था, but I was in topper in college. So ऐसा था कि जब अनाउंस हुआ टॉपर, so जो टीचर अनाउंस करने वाली थी वो बोली ये कैसे टॉपर आ सकता है, because he was a backbencher. And in first year, second year, third year मुझे ऐसा आगे बैठने की आदत नहीं थी पहले से। तो लास्ट बेंच में करो, अपनी पढ़ाई करो, अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते करते मज़े भी करो, सब चीज़ें करो, ऐसा टिपिकल नेचर था।
वो अभी भी था, तब भी था, अभी भी वैसा ही है। वही सर। सो यूजी का कौन सा पीरियड था आपका कि किस ईयर में आपने यूजी कंप्लीट किया अंडर ग्रेजुएशन? जो मेरा 2022 का मेरा एडमिशन है एंड 2006 को मेरा लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद पीजी का तुरंत सोच लिया था? तो उसके बाद इंटर्नशिप था। इंटर्नशिप में जो डॉक्टर दुर्वे सर है, कैलाशवासी दुर्वे सर, उनके यहाँ पे मैंने स्टडीज की एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे पीजी का सीट मिला। मुझे हर एक कॉलेज मिल रहा था बिकॉज माय रैंकिंग वाज 13th ऑल ओवर, ऑल इंडिया वाज 13th। तब स्टेट का था तो 13 था, तो मुझे कहीं पे भी एडमिशन मिल रहा था, बट सम बॉन्ड रिलेटेड कुछ इशू आए थे तो आई चूज सायन कॉलेज फॉर एमडी एंड द्रव्यगुण ब्रांच। और मुझे तभी ये सोचा ही कि मुझे डर्मेटोलॉजी भी करना है, तो इट इज इजी फॉर मी इन सायन कॉलेज टू गो फॉर डर्मेटोलॉजी। ओके। सो पीजी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि काफ़ी बार पीजी सीट चूज करने के पहले अगर किसी को भी हम पूछे जो सीनियर्स वहाँ पर पीजी कर रहे हैं, तो पहले बोले इधर मत आ, इधर थोड़ा प्रॉब्लम है, इधर गाइड एंड ये सब इशू है, इधर पेशेंट्स कम है, फ्री हैंड नहीं, ये वो। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? इन 2008-9 ये सब चल रहा था? यस। हाँ, क्या है, मेरा सायन कॉलेज में यूजी हुआ था, तो मुझे ऑलरेडी मालूम था कि वहाँ पे कैसा माहौल है, ऑलरेडी नोन विद ऑल टीचर्स एंड ऑल। सो मुझे वैसे दिक्कत नहीं आई कि पीजी यहाँ सायन में करना है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम आएगी वैसा। लेकिन पीजी का माहौल थोड़ा सा अलग था। वहाँ पे आप स्पेसिफिक ब्रांच में जाते हो, स्पेसिफिक लोगों से अंडर रहते हुए, आपके गाइड कैसे है, सब ये चीजें थी। मेरे गाइड डॉक्टर रामटेके सर थे, वन ऑफ द काइंडेस्ट वन ऑफ द जो बोलते हैं एकदम वर्कोहोलिक पर्सन एंड वन ऑफ द रोअरिंग पर्सन थे कॉलेज में, और उनके अंडर मेरा पीजी हुआ। बट मुझे एक्सपीरियंस ऐसा था, मैं जब पीजी में हम रहते हैं तो हम हाउसमैनशिप भी करते, तो मेरा सर्जरी में हाउसमैनशिप था। ओके। तो बिरुड मैडम थी, वो उन्होंने बहुत अच्छा, सॉरी कोहाड़ मैडम थी, शीला कोहाड़ मैडम थी, बिरुड नहीं, शीला कोहाड़ मैडम थी। शी वॉज अ वेरी काइंड पर्सन और उन्होंने बहुत सिखाया उस टाइम भी। और उसी टाइम आई वॉज वर्किंग विद सम अदर कि बाबा इसको आयुर्वेदिक एलिमेंट्स क्यों यूज करें, यानी समझो सीड्स बात है, तो सीड्स बात के लिए व्हाई नॉट गो विद व्हाई ऑलवेज गो विद एमजीएसओ4, वी विल गो विद त्रिफलाक्वाथ। तो उस रिलेटेड मैम ने भी ओपन हैंड दिया। इवन हमारे जो कामत सर थे, वो हमारे उस टाइम प्रिंसिपल थे, यू कैन डू एनीथिंग इन काय चिकित्सा ऑल्सो, मीन्स यू कैन यूज इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, तो टोटल फ्री हैंड था। डिफरेंट एक्सपीरियंस था, लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे अड़ियल गिरी थी, वहाँ पर अड़ियल गिरी थी। मुझे कैसा एक्सपीरियंस है, बिकॉज पढ़ाई करनी है, सब करनी है, तो नो वन, आई थिंक सो, नो वन स्टॉप यू। दैट इज ट्रू सर। जैसे मेरा पोदार में भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काफ़ी फ्री हैंड था। मेरे गाइड वांगे सर थे, तो मेरा ऐसा यूनिट कोई फिक्स नहीं था। सर वॉज एमसीएम रजिस्ट्रार, सो चारों यूनिट में मैंने काम किया और चारों यूनिट का मैं सब पेशेंट्स देखता था। तो उसी तरह से ऐसा होता है कि इफ यू गेट फ्री हैंड इन पीजी और इफ यू विश टू गेट फ्री हैंड इन पीजी, देन यू कैन एक्सेल वेल। सो विद दिस एक और क्वेश्चन है सर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कमिंग इनटू आयुर्वेद डर्मेटोलॉजी, आपका वो एक्सीडेंटल था कि कोई केस आपका सॉल्व हुआ फिर आप एक्सीडेंटली आ पाए, कि वॉज इट अ कॉन्शियस डिसीजन? इट इज अ कॉन्शियस डिसीजन, बिकॉज कैसा था, मैं डॉक्टर महेश ठाकुर सर इनके यहाँ पे क्लिनिक में सीखा हूँ फ्रॉम सेकंड ईयर BMS। सुबह कॉलेज करना और शाम को सीखने जाना, तो वहाँ पे तो मुझे आयुर्वेद का बेस तैयार हुआ। लेकिन आगे जाके एक स्पेशलिटी ब्रांच करना है, ये डॉक्टर मंगेश देशपांडे सर से मुझे मिला, बिकॉज उन्होंने ऑर्थो चूज किया। देन उन्होंने बताया कि व्हाट ब्रांच विल यू डू। सो थोड़ा असेसमेंट करके, थोड़ा सा ये समझ के, कुछ डर्मेटोलॉजी केसेस देखे थे, डायग्नोसिस किया था, सब किया था, तब थोड़ा सा लगा कि आई कैन डू मच वर्क इन डर्मेटोलॉजी। तो बिफोर एक्चुअली MD एडमिशन होने से पहले ही डर्मेटोलॉजी में काम करना ये मेरा पहले से ही डिसाइड था, ड्यू टू दीज पर्संस। वो आते गया और उस हिसाब से वो डिसीजन तैयार हो कि हम डर्मेटोलॉजी में काम करेंगे। उस टाइम आप डर्मेट के केसेस ज्यादा देख रहे थे? डर्मेट के केसेस आते थे, बिकॉज सायन कॉलेज में बहुत सारे पेशेंट्स रहते थे, तो वहाँ पे डर्मेट के केसेस देखते थे, सब देखते थे। कुछ मेडिसिन का यूज होता था, तो उससे रिजल्ट भी आते थे, बिकॉज पीजी हम इंटर्न्स थे, बट कभी कभी कुछ केसेस में हमें ओपन हैंड दिया जाता था, तो रिजल्ट आते थे। उस हिसाब से थोड़ा सा डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू देखे थे, बिकॉज कामत सर जो थे प्रिंसिपल, वो भी डर्मेट रिलेटेड वर्क करते थे।
तो केसेस के बारे में डिस्कशंस भी उसके बारे में होता था। तो उस टाइम डिसाइड किया कि आई विल गो विद डर्मेटोलॉजी। तो उस टाइम स्किन ओपीडी था सायन में? सायन में स्पेशल स्किन ओपीडी नहीं था, बट सर इज डूइंग स्पेशलिटी डर्मेटोलॉजी। और आगे ऐसा हुआ कि पीजी में फिर जब डिसाइड हुआ कि अभी डर्मेट करना ही है, दिस वाज इंटर्नशिप। हाँ, ये सब इंटर्नशिप था। पीजी में जब शुरुआत ही हुआ कि बाबा द्रव्य गुण ब्रांच ले लो, थोड़ा सा क्लिनिकल वर्क वगैरह ज़्यादा नहीं रहता, कॉलेज करो, और शाम को मैं डर्मेटोलॉजी सीखने जाता था। हाँ। तो डॉक्टर जो दिलीप ठक्कर सर थे थाने के, वहाँ पे मैं सीखने को जाता था। मेरा जो शेड्यूल था काफ़ी हेक्टिक था, बट इट वाज अ फन, जो लर्निंग में काफ़ी फन था। सो ऐसे आपने डर्मेटोलॉजी पहले से ही डिसाइड कर लिया था चूज़ करना। देन वो पीजी के थीसिस में भी आपको हेल्प हुआ, बिकॉज आई हैव हर्ड यू इन वन ऑफ योर लेक्चर कि पीजी का थीसिस भी आपका स्किन रिलेटेड था, तो उसके बारे में हमको बताइए क्या? यस, अभी मेरा जो पीजी का सब्जेक्ट था वो था बेसिकली फंगल इन्फेक्शन। और फंगल इन्फेक्शन में कौन सा वनस्पति, तो आरगवत, वन ऑफ द, मैं बोलता हूँ, अंडररेटेड मेडिकेशन है। जो आरगवत था उसका एंटी फंगल फंक्शन ऑल्सो एंड एंटी ऑक्सीडेंट फंक्शन ऑल्सो। और यू कैन बिलीव उस टाइम का जो टॉप मेडिकेशन था वो था फ्लूकोनाजोल, और उससे वो कंपैरिजन में था। अभी चीज ऐसी है कि फ्लूकोनाजोल इज नाउ, आप देख सकते हो, रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है, बट आरंगवत इज स्टिल वर्किंग। सो उस टाइम ऐसा था कि मैं दिलीप ठक्कर सर के पास सीखने को जाता था। मेरा शेड्यूल ऐसा था, सुबह कॉलेज करो, सब करो, उसके बाद 4 से 8 कहीं पे जो हम बोलते हैं आउटसाइड प्रैक्टिस, थोड़ा सा एक रामदेव बाबा के पास एक प्रैक्टिस है ना, थोड़ा पेट पूजा जो है सब करना जरूरी है, पेट के लिए, पापी पेट के लिए करना पड़ता है, तो उस हिसाब से भी चालू था 4 घंटा। 9 बजे के बाद मैं सर के पास सीखने को जाता था, दीप ठक्कर से, 9 से रात को 12 बजे। थाना से केम टू डोंबिवली, अगेन सुबह 6 बजे उठ के, 6:30 बजे उठ के अगेन कॉलेज, ऐसा था। तो थीसिस में ऐसा था कि फंगल इन्फेक्शन जैसा सब्जेक्ट था। मेरा कॉलेज था सायन। सायन इज समथिंग, इज अ पावर हाउस या हब ऑफ फंगल इन्फेक्शन, बिकॉज यहाँ पे बहुत पेशेंट्स आते थे। दूसरा, हाँ, धारावी इज द वन ऑफ द नियरेस्ट वन। दूसरा ऐसा था कि मेरा सब्जेक्ट था जो हाउसमैनशिप का, तो वो था सर्जरी। तो सर्जरी में जनरली ऐसा रहा कि प्राइवेट पार्ट्स का आपका पोर्शन देख, एग्जामिनेशन होता है, तो वहां पे मैक्सिमम पेशेंट्स फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट्स थे। सो उस टाइम 90 पेशेंट्स मुझे लेने थे, बट आई सॉ 167 पेशेंट्स। जनरली आयुर्वेद में पीजीज कैसे किया जाता है सबको मालूम है, बट मुझे बहुत सिंसियरली मैंने किया, बिकॉज पेशेंट्स ही इतने आते थे। 167 में से मैंने 90 चूज किए, उसमें से 30 पेशेंट्स को आरगवत फलमज्जा फांटा, 30 पेशेंट को सिर्फ फ्लूकोनाजोल, 30 पेशेंट को आरगवत फलमज्जा फांटा विद फ्लूकोनाजोल, ऐसा दिया गया। और उसका एंटीऑक्सीडेंट स्टडी था। लेकिन देखिए आपका सिंसियरिटी का आपको कैसे फायदा होता है। मैं एंटीऑक्सीडेंट स्टडी करने SIS कॉलेज में गया, वहाँ पे एक सर थे, तो वहाँ पे MDA, GSH, SOD वगैरह उसका वो क्राइटेरिया निकाला जाता है। उसके जो रिएजेंट्स थे वो काफी महंगे थे, सब थे। तो मैं गया सर के पास, सर ने बोला यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम सम अदर कॉलेज केम हियर। बोले ठीक है, किया, बट आई वाज सिंसियरली गोइंग देयर, मैं देखने जाता था। और ये सर मुझे देखते थे कि मैं सिंसियरली आता हूँ, वो टाइटर वगैरह करने की कोशिश करता था, सब करता था, जिसका टच चला गया था। यू कैंट बिलीव वो सब हुआ। एक रिएजेंट है तो जो जर्मन से था, तो सर ने बोला आप मंगाओगे? मैं सुना डेफिनेटली, मुझे आप नंबर दो, वहाँ से मंगवाया। 1500 का उस टाइम था। बट एट द एंड जब स्टडी खत्म हुआ तो सर ने लेटर वगैरह दिया, सो आई आस्क्ड फॉर द चार्जेस। शुरुआती में कुछ नहीं पूछा है, ही नील, एक भी पैसा लिया नहीं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ सिंसियरिटी, बिकॉज सर बोले स्पेशली कि कोई स्टूडेंट ऐसा है कि अभी तक यहाँ पे आके काम करना नहीं चाहता था, सब जहाँ करो आप, हम अपना मुझे रिजल्ट दे दो। आप यहाँ पे आते थे ट्राइंग फॉर टाइटर्स, वो सब केमिकल्स से सब खेलते थे प्रॉपरली, वो सब खेलना, यानी उनका वो वर्ड था खेलना। तो आई विल नॉट टेक एनी चार्ज फॉर दैट। तो सिंसियरिटी का ऐसा, अभी अगर आप एंटीऑक्सीडेंट स्टडी आओगे तो मिनिमम 40,000 to 50,000 लेते हैं। इवन जो TLC बोलते हैं वो भी मुझे फ्री हुआ, बिकॉज हम जहाँ वहाँ पे जाके सब सीख रहे थे, ये सब कर रहे थे।
सो मेरा पीजी काफ़ी इकोनॉमिकल रहा उसकी वजह से एंड अच्छा स्टडी भी हुआ। नाइस सर। सो फिर पीजी हो गया, दिस वाज 2010-11 में कंप्लीट हुआ, पास आउट। एंड आपका जो स्टडी था आर्कवत के लिए वो पॉजिटिव आया? यस। ओके, तो उसके बाद सर तुरंत फिर प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपने डोंबिवली क्लिनिक? एक्चुअली मैं थोड़ा सा शुरुआती से ही थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरुआत किया था, क्लिनिक की जगह देख ली थी, सब ली थी, लेकिन जो मेन प्रैक्टिस जो फुल फ्लैश शुरुआत वो 2011 में शुरुआत हुई उस हिसाब से। एंड वो डोंबिवली में ही शुरुआत हुई, जहाँ पे मेरा अभी क्लिनिक है उसी जगह पे मेरा अभी क्लिनिक है। उस टाइम रेंटल था, अभी खुद की जगह है। और बाद में दूसरी जगह शिव मंदिर रोड पे ली, वहाँ पे पंचकर्म भी है और मेरे मिसेस डॉक्टर कविता डावरे, उनका क्लिनिक भी है। शी इज ऑल्सो MD आयुर्वेदा। और अभी मेरा वेस्ट में एक चैरिटेबल ट्रस्ट है नाखे करके, वहाँ से भी लास्ट 13 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वहाँ पे मैं एक अभी सेक्रेटरी भी हूँ। और अभी जलगांव में मेरा एवरी 4th वीक जो डॉक्टर महेश बिरला सर है, वहाँ पे 4th वीक मेरा हॉस्पिटल रहता है, यानी वहाँ पे वंस इन अ मंथ OPD रहती है। सो फिर आप पहले से ही प्रैक्टिस ओरिएंटेड थे, सो इनिशियली आप ऑलरेडी एक चिकित्सक वृत्ति जो होती है वो पहले से डेवलप हो चुकी थी ड्यूरिंग इंटर्नशिप ओनली। सो बट न्यू प्रैक्टिशनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि जब वो प्रैक्टिस चालू करते हैं उनको काफ़ी सारा डाउट्स होता है कि पेशेंट्स कब आएंगे, आयुर्वेद में वेटिंग पीरियड होता है नहीं होता है, देन फॉलोअप देंगे नहीं देंगे, चार्जेस कैसे डिसाइड करना है। सो उसके लिए आप न्यू प्रैक्टिशनर के लिए 3 ऐसे कौन से एडवाइस, गोल्डन एडवाइस जो आपने 16 ईयर्स की प्रैक्टिस में खुद से एक्सपीरियंस करके सीखे? जो मेरा फर्स्ट एडवाइस है, जनरली अभी सब बोलते हैं कि चार्जेस वगैरह, मेरा फर्स्ट एडवाइस है ना, दिस इज अ टाइम फॉर स्पेशलिटी प्रैक्टिस। ये स्पेशलिटी प्रैक्टिस का टाइम है, बिकॉज ना आप आपके पास बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं, समझो आप मल्टीपल कर रहे हो, गायनेक को बहुत समझ में नहीं आता, किडनी रिलेटेड तो रिपोर्ट्स बहुत रीड करने को नहीं आते, कार्डियक रिपोर्ट्स भी रीड करने को काफी डिफिकल्ट जाते हैं। सो उससे अच्छा एक स्पेशलिटी ब्रांच ले लो और उसमें ही प्रैक्टिस करो, उसके ही सब स्पेशलिटी देखो, उसके ही रिपोर्ट्स आप देखो, उसके ही पेशेंट्स देखो, तो आप एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो पाओगे। अभी गवर्नमेंट के यहाँ से कुछ है स्पेशलिटी ब्रांचेस, यानी कुछ कोर्सेस वगैरह है, बट वो सब ठीक है, लेकिन आप कोई पीजी चूज करके, रेगुलर आपका कोई काय चिकित्सा है, द्रव्यगुण जैसा कोई पीजी चूज करके आप कोई स्पेशलिटी ब्रांच में पढ़ाई करो और उस हिसाब से स्पेशल इंटरेस्ट इन दैट ऐसा प्रैक्टिस करो। एक फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ये हो गया। सेकंड इज इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे आपको वेटिंग पीरियड है क्या, तो शायद इसके लिए वेटिंग पीरियड आपका ज़्यादा हो सकता है स्पेशलिटी में, बिकॉज समझो मैं डर्मेट की प्रैक्टिस कर रहा, तो आपके पास सर्दी खांसी का पेशेंट है, तो उसको आपको शायद ना बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ता है, बिकॉज कैसा है, मैं स्पेशल डर्मेट का प्रैक्टिशनर। आप पेशेंट को कन्विंस कर सकते हो कि आई एम डूइंग फॉर डर्मेट एंड ऑल, तो कभी कभी शुरुआती दौर पे आपको वो पेशेंट्स डिटैच भी छोड़ना भी पड़ता है, बट ऐसा होता नहीं है। पेशेंट हाँ आप डर्मेट का ना, तो मेरा उसका कोई तो है, वो उसको तकलीफ है, तो वो आएगा, जनरली ऐसे पेशेंट्स आते हैं। सो थोड़ा सा वेटिंग पीरियड शायद ज्यादा हो सकता है, बट वंस यू स्टार्टेड प्रैक्टिस आपके पास एक चैलेंजिंग केसेस आते हैं, आपके पास घूम के पेशेंट्स आते हैं। दूसरा ना, एक 6 साल 7 बाद ऐसा होता है कि आपकी फर्स्ट जो पहले 3 साल रहते हैं ना, वो आपके फर्स्ट पेशेंट्स, यानी कभी आपको नए आए हुए पेशेंट, जहाँ पे आपको कंसल्टेशन लेने को हिचकिचाहट होती है, पैसे लेने को भी हिचकिचाहट होती है, यानी आपके मेडिसिन चार्जेस वगैरह। बट सेकंड फेज पेशेंट, एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को जब बोलता है, तो वो जब डेवलप होता है ना शुरुआत, तो इट्स अ वेरी इजी, फिर वो बहुत सस्टेनेबल हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, आप जैसे फैमिली डॉक्टर एक कंसेप्ट है, वैसे फैमिली डर्मेटोलॉजिकल प्रैक्टिशनर ऐसा आपका एक कंसेप्ट है। तो आप छोटे छोटे तकलीफ के लिए, मुझे इतना सा खुजली हुआ, मुझे तिल है, मुझे एक्ने आया, या छोटा सा पैर को खुजली, इस सब छोटी छोटी चीजों के लिए आपके पास आते हैं, बिकॉज यू आर गिविंग द रिजल्ट्स। सो सेकंड इंपॉर्टेंट, यू हैव पेशेंस, जो जरूरी है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं हमेशा बोलता हूँ न्यू प्रैक्टिशनर के लिए भी और फॉर सीनियर प्रैक्टिशनर ऑल्सो, कि यू हैव टू बी अपग्रेडेड। आपकी जो प्रैक्टिस है वो अपग्रेडेड होने की जरूरत है, यानी आपके मेडिसिन से रहते हैं ना, वो पहले मेडिसिन आप चूज करो, जो भी कंपनीज के ले लो, उसके लिए इन्वेस्टमेंट सब करो, उसको देखो कि आपको प्रैक्टिस में कैसे यूज करना है। अपने प्रैक्टिस में समझो अभी कोई मेडिसिन सेक्शन है, वो कैसे लोग अरेंज करते हैं, ABCD, डोंट डायरेक्ट लाइक दिस। उससे अच्छा कफवातज, जो अपने दोषों की है, कफवातज, कफपित्तज,
पित्त, या आपको जैसे अरेंज करना है उस हिसाब से, और दोषों के हिसाब से ऐसे अरेंज करना सीखो और आप प्रैक्टिस करो, आपको रिजल्ट आएंगे, सब आएंगे। आगे जाके जब आप जाओगे ना, इन 3 years यू हैव टू अपग्रेड दैट। मैंने एक मेडिकेशन है, वो जनरली ऐसा है कि जैसे अपना वर्जन रहता है ना, कोई भी आप ऐप ले लो, जोमेटो ले लो, स्विगी ले लो, या कोई भी ऐप ले लो, वो अपग्रेड आपको अपडेट देता है ना, वैसे आपको अपडेशन करने की जरूरत है। वो मेडिकेशन हाँ ये है ना, उसके आगे वाला मेडिकेशन क्या, उसके आगे वाला मेडिकेशन क्या, ऐसे हमें हौले हौले चूज करने की जरूरत है। और दूसरा ऐसा है कि उसमें भी ऐसा है कि आप समझो जो प्रैक्टिस कर रहे हो जिस चीज की, तो उस रिलेटेड ऑलमोस्ट सब मटेरियल आपके पास रहने की जरूरत है। समझो आप डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेडिसिन है, यस, आपके पास क्रीम्स होने की जरूरत है, शैम्पूज होने की जरूरत है, सोप्स होने की जरूरत है। आपके हिसाब से जो सही लगे, आपके दोषों के हिसाब से वो भी चूज करना जरूरी है। वो भी अपने क्लिनिक में ही मैक्सिमम अगर आप अरेंज करोगे, डिस्पेंस करोगे, तो इट इज वेरी एडवांटेजेस फॉर द पेशेंट्स। सो ये एडवाइस मैं न्यू प्रैक्टिशनर को देना चाहता हूँ। नाइस सर, 3 एडवाइस के बाद आपके प्रैक्टिस में मतलब फर्स्ट इनिशियल डेज में ऐसे कोई आपको पेशेंट याद है कि जिनकी वजह से आप काफ़ी कुछ सीखे हो, या फिर वो दैट वाज योर बेस्ट केस व्हिच यू ट्रीटेड इन इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस, इनिशियल डेज? वो जो केस है वो है जो हम बोलते हैं कि लाइकेनिफाइड सोरियासिस की वन ऑफ द केस, जो मेरे जब प्रैक्टिस में नया आया था उसी टाइम आई थी। बट उसमें क्या करना है ये मुझे मालूम था, थोड़ा सा किया भी था, बट एक्चुअली जब प्राइवेट प्रैक्टिस में आता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। The case is from last 22 years and she is South Indian patient, अच्छे जॉब पे थी, सब था, बट थिंग इज दैट बिकॉज ऑफ उसको पैर को लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस था, इतना बड़े बड़े थिक स्किन हुआ था। एंड द प्रॉब्लम इज दैट बिकॉज ऑफ दैट शी इज, वो कहीं पे जा नहीं सकती थी, ना शादी में जा सकती थी, ना मंदिर में जा सकती, बिकॉज साड़ी थोड़ा ऊपर हो गया तो दिखता था। एंड एवरीवन, स्किन के पेशेंट में ऐसा रहता है, देयर इज सोशल स्टिग्मा। एक बार जॉइंट पेन हुआ तो लोगों की आपको सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन स्किन पेशेंट के बारे में लोगों का थोड़ा सा नजरिया अलग रहता है। सो इट वॉज लाइक दैट, सो वाई, एंड मुझे मालूम था सब क्या करना है, बट आई डोंट नो कि बाबा इसको ये सब कन्विंस कैसे करूँ, ये सब चीज़ें कैसे करूँ, बिकॉज एक तो करना भी है, ठीक भी करना है, और मुझे मालूम भी है क्या करना है। सो ठीक है, सो पेशेंट को ये किया, पेशेंट को पहले वमन दिया, मेडिकेशंस दिए, बाद में जो हम आयुर्वेद में करते हैं लेखन प्रच्छान करना, वो वहाँ पे करना ज़रूरी था। पेशेंट पहले से ही बहुत सेंसिटिव थी, सब था, किया फर्स्ट टाइम, बहुत रोना धोना हुआ पेशेंट का, बट किया फिर भी। उसके बाद जो मेडिकेशन है उससे पेशेंट को रिजल्ट आने शुरुआत है, तो पेशेंट वाज एक्चुअली पॉजिटिव हो गई, ही वाज फाइन, यानी वन ऑफ द कि बाबा ठीक हो रहा है। तो वो जो लेखन प्रच्छान है वो पेशेंट में मैंने 6 टाइम्स किया, वो अभी तक किसी पेशेंट में किया नहीं, वो पहली पेशेंट थी और अभी तक किसी पेशेंट में 6 टाइम्स लेखन प्रच्छान किया। एंड विद इन 6 मंथ, जिसको 22 साल से था, वो विद इन 6 मंथ्स इट गेट treated 95% and she was very happy. So वो मुझे केस ये सब सिखा के गई कि बाबा यू जस्ट यहाँ पे ना आपको ये झंडा गाड़ के ही रखना है, आपको हिलना नहीं है, यहाँ लगे रहो बस, लगे रहो बस। पेशेंट आपको सपोर्ट देता है, जब रिजल्ट मिलता है तब तो पेशेंट आपको बराबर सपोर्ट देता है। आपको अपने सिद्धांतों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, करना है, सिर्फ ऐसा डटे रहना जरूरी है उसमें। सो वो मुझे केस हमेशा याद है। और दूसरी शुरुआती के प्रैक्टिस में नहीं, लेकिन ड्यूरिंग द कोविड, एलोपेशिया टोटालिस की, यूनिवर्सलिस की बेसिकली केस है, नॉट अ सिंगल हेयर ऑन अ बॉडी, जो पेशेंट को लास्ट 14 साल का लड़का था और वो मेरे पास आए, तो उनको मेडिकेशन दी, सब किया भी था। थोड़ा सा कोविड में ऐसा था, फिजिकल आपको डिस्टेंस रखना था, ये सब चीज़ें थी, बट थोड़ा बाद में कोविड कम होने लगा, तो शुरुआती के ट्रीटमेंट बाद में लेपन करना था पेशेंट को। तो जो लेपन करना था वो लीच वगैरह थेरेपी सब हुई थी, लेपन करना था, तो लेपन किया मैंने पेशेंट को, 1 बार किया, 2 बार किया, हाँ जयपाल का 5 बार किया, 0 रिजल्ट। बट 6 जो 6वें बार किया तब पेशेंट को 50 हेयर्स आए, छोटे छोटे। एक्चुअली ऐसा था, हमारे जो हम बोलते हैं कि आयुर्वेद में कि कश्यप संहिता में लिखा है कि रोमकूप 1.5 लाख रोमकूप, पुरुषों में 2 लाख रोमकूप ऐसा है, तो 2 लाख में से 50 सिर्फ आए, तो यू कैन सी परसेंट 0.001 कुछ तो रहेगा, उतने हेयर्स आए थे। बट द पेशेंट्स फादर इज वेरी हैप्पी, 50 हेयर तो आए कि खेती आनी तो शुरुआत हुई, ऐसे उन्होंने बोला वर्ड उसने, एंड किया। आई डिड 70 टाइम्स जयपाल लेपन, हर टाइम में 25 जयपाल्स को घिसता था, बिकॉज उस टाइम असिस्टेंट नहीं था, कोई था, बिकॉज कोविड सिचुएशन था, स्टूडेंट्स वगैरह भी नहीं थे, तो मुझे 2 टाइम्स पैरानोइकिया भी हुआ था उसकी वजह से। तो 70 टाइम्स वो किया था जयपाल लेपन,
एंड उसको टोटल हेयर्स पे तो बाल आए, बॉडी पे भी नेचुरली जो मेडिसिन थे उससे भी बाल आए। अभी पेशेंट मेरे पास बाकी चीज़ों के लिए आता है, मस्त हेयर्स का फैशन करता है, सब करता है। तो दैट इज द वन ऑफ द केस जिसने मुझे सब सीखा, बिकॉज 70 बार अप्लाई करना। उसने उस टाइम पेशेंट में जो जयपाल था वो आंखों को लगाया, ओठों को लगाया, प्राइवेट पार्ट्स को लगाया, सब जगह सूजन आके गई। तो और 14 साल का लड़का, ऐसा भी नहीं एडल्ट रहे, तो 14 साल का लड़का था। मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो जो पेशेंट था वो खेती काम करने वाला सब था, फादर वगैरह। तो जनरली खेती काम करने में थोड़े फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, बोलने में नहीं करना है तो करना है, इस हिसाब से था नेचर। बट ये भी मुझे केस जो एक सिखा के दी कि एलोपेशिया जैसे पेशेंट्स में भी हमें रुकना नहीं है, वी विल गो विद दैट, और हमें सिद्धांतों को अड़े रहना है। बेसिकली इफ यू आर ट्रस्टिंग आवर थिंग, सिद्धांत लगे रहो कि मे बी रिजल्ट्स 10 एप्लीकेशंस 15 एप्लीकेशंस के बाद में। दैट इज ट्रू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि आपके इनिशियल डेज में या फिर आपके अभी तक भी ऐसे कौन से टीचर्स, मेंटर्स रहे जिनकी वजह से आप काफ़ी कुछ सीखे हो, वेदर इन यूजी, पीजी और प्राइवेट प्रैक्टिस, या फिर जहाँ भी आप, कौन से ऐसे मेंटर्स रहे हैं? फर्स्ट एंड माय बेस्ट मेंटर इज डॉक्टर महेश ठाकुर सर, जिनके यहाँ पे मैं BAMS का B सीखा हूँ सब शुरुआत से। यहाँ पे उनके यहाँ पे सीखने का एक्सपीरियंस ऐसा है कि हमारे पास हमारी कंसेप्ट ऐसी रहती है। बहुत बार जब मैं BAMS में आया तो मेरा थिंकिंग ऐसा था कि BAMS करो, पास आउट हो जाओ और जनरल प्रैक्टिशनर GP करो एलोपैथी, और वही सर्दी खांसी के पेशेंट देखो। जब मैं डॉक्टर महेश ठाकुर सर इनके पास गया तो वहाँ पे COPD के पेशेंट देखे, सोरियासिस के पेशेंट देखे, या समझो किसी का सीरम क्रिएटिनिन 3.4, 3.5 ऐसे पेशेंट्स देखे। तो देखे नहीं, ये सब बियॉन्ड समथिंग। तब मेरा आयुर्वेद में जो प्रैक्टिस करने का या आयुर्वेद में ही प्रैक्टिस करना है वो तभी डिसाइड हुआ था। सो इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, मीन्स उनके यहाँ पे सब केसेस देखे, वो ओपनली सब केसेस देखने थे, ट्रीटमेंट भी देखी, सब क्या देखे थे। उनका मानना था मेरा ट्रीटमेंट मत देखो, कुछ मत देखो, पेशेंट्स अप्रोच देखो और पेशेंट का केस देखो, क्या देखना है, दोषों की स्थिति देखो थे। अभी भी मैं सर के पास कभी भी जाता हूँ, फिर वो तो ऐसे डेली पढ़ने का सीन था, और तब भी हम डरते थे सर से। अभी भी सर के पास जाएंगे तो अभी भी हम डरते हैं सर से, आंख मिलाने में, सर से क्वेश्चनिंग करने में। बट थिंग इज दैट इज द बेस्ट पीरियड, वन ऑफ द थिंग। दूसरे ऐसे थे डॉक्टर दिलीप ठक्कर सर, उनके यहाँ पे तो सीखना, तो 3 साल में वहाँ पे डर्मेटोलॉजी सीखा हूँ, रात को 9 बजे से 12 बजे तक। इट वॉज टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। पहले 4 महीने सर का मुझे नाम मालूम नहीं था, यानी सर मुझे दिनेश, सुरेश कुछ भी नाम से बुलाते थे। मैंने सर को बोला सर मैं ऑब्जर्वर करके आऊँगा, तो सर ने बोला ठीक है। 2 महीना सर ने बोला नहीं अभी ऑब्जर्वर, यू हैव टू बी असिस्टेंट। तो असिस्टेंट यानी सर पगार देते थे असिस्टेंट। लोग बहुत सारे जगह सीखने के लिए स्टूडेंट को पैसा देने पड़ते हैं, बट यहाँ पे सर स्टूडेंट को पैसे देते, तो यू हैव टू बी असिस्टेंट। 4 महीने बाद सर ने मेरा नाम जान लिया, अनय। तो कॉन्फिडेंटली ऐसा था कि सर के यहाँ पे सिस्टम था ऐसे कि एक केबिन में, दूसरे केबिन में, सर एक केबिन में जाते थे, दूसरे केबिन में आप हिस्ट्री लेके रखो। हिस्ट्री लेते समय सर का एक टिपिकल पैटर्न था, वो मैंने सीख लिया था। तो वो मैं हिस्ट्री भी लेता था और बहुत बार डायग्नोसिस भी करना शुरुआत किया था। तो सर ने वो नोट किया। दिलीप ठक्कर सर इज वेरी, उनका बहुत ध्यान रहता था। जो डायग्नोसिस से वो हैप्पी हो गए, यानी हाँ, तो उनका उसके वजह से वो थोड़ा सा उन्होंने मुझे नाम जाना कि ये अनय है। और मैं उस टाइम ना वहाँ पे कोई डर्मेटोलॉजी बुक लेके नहीं जाता था। आई विल गो विद दैट चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। तो वो हमें एक 8-9 महीने बाद बोले ये कौन सा बुक पढ़ रहे हैं? बोले चरक सुश्रुत वाग्भट पढ़ रहे हैं। बोलो क्यों? सर मुझे आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करनी है। तो उन्होंने बोला आप मेरे पास क्यों सीखने का? तो बोले मुझे डर्मेटोलॉजी के केसेस देखने हैं, मल्टीपल केसेस देखने हैं, बहुत सारे केसेस देखने हैं, बिगड़े हुए केसेस देखने, सब देखना है। और उसके बाद मुझे कुछ एक फाइनल डेस्टिनेशन पे आना है कि आयुर्वेद के हिसाब से इसके बारे में क्या सोच सकते हैं और उसको मेडिसिन क्या दे सकते हैं। सो दैट्स व्हाई मैं ये पढ़ता हूँ। सर वॉज वेरी हैप्पी एट दैट। बोलते हैं कि मेरे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है, सब है, उनको ना अपना अपना वो वहाँ पे सब नोटिंग करते थे। एविल दिया, हाइड्रामोस लोशन दिया, सब नोट करते थे और वही यूज करते थे। बट ये समथिंग डिफरेंट है कि आप अपने फील्ड में ही बड़े हो सकते हो। उन्होंने वो सेंटेंस यूज किया कि आपको बड़ा होना है तो अपने क्षेत्र में, आयुर्वेदिक क्षेत्र में ही आप बड़े हो सकते हो। हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े बॉस लोग बैठे हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो उन्होंने बोला कि आप आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी करके प्रैक्टिस करो। दैट इज, उन्होंने मुझे वो वर्ड बोला, आयुर्वेदिक कंसल्टिंग डर्मेटोलॉजी, वो उन्होंने वर्ड यूज किया था उस टाइम, वो करो। सो मैं पढ़ता गया, डायग्नोसिस अच्छा होता गया। एंड आई स्टिल नो कि जब मैं
जब 3 साल बाद मैं बोला कि सर अभी मैं डोंबिवली में मेरा फुल फ्लेश प्रैक्टिस शुरू करना है, सर बोले नहीं छोड़ मत, बिकॉज यू अब यूज टू हो गए थे सर। बट सर मैंने बोला मैं सर आपको किसी को एक ट्रेन करता हूँ चाहे तो 1 महीने में, बट मुझे अभी फुल फ्लेश डोंबिवली में प्रैक्टिस करनी है। सर फिर से ना बोल रहे थे, लेकिन मैंने एक जो पहचान वाले हैं उनको सिखाया, पढ़ाया, वो अच्छा डेवलप हो गया। देन मुझे सर ने मुझे विदा किया। तो इट इज़ द सेकंड पर्सन जो बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरे गाइड थे डॉक्टर रामटे के सर। ही इज़ वन ऑफ द काइंड पर्सन जो जनरली गाइड कैसे रहते हैं थोड़ा सा आयुर्वेद वालों को मालूम है, बट वन ऑफ द काइंड पर्सन जो अच्छी तरह से बात करते थे, सब करते थे, फ्री हैंड बहुत देते थे। उनको मैं कॉलेज के बाद क्या कर रहा हूँ उससे मुझे कुछ लेना देना दे उनको। कॉलेज में यू शुड डू माई वर्क, स्टडी वर्क, ये सब चीज़ें, बट आफ्टर कॉलेज तू कहाँ जाता है किसी का उनको कुछ लेना देना नहीं। सो गिव मी एक्चुअली अ फ्री हैंड। चौथे थे वो डॉक्टर नितिन कामत सर, बिकॉज कॉलेज लेवल में भी यूजी लेवल में मुझे सब सिखाया उन्होंने। ज्वर चैप्टर 6 महीना क्यों सिखाया वो मुझे बाद में समझ में आया, बट उन्होंने हर चीज़ को ऐसे पकड़ के सिखाया। ड्यूरिंग द पीजी वो हमारे प्रिंसिपल भी थे, उस टाइम भी एक फ्री हैंड देना उस हिसाब से एक था। और यू कैंट बिलीव जब पीजी में था तो पीजी में वो प्रिंसिपल थे, मेरे गाइड अलग थे, तो उन्होंने ना एक फेसबुक पे फोटो डाला था, एंड दैट इज एक्चुअली पेपर सॉल्ट फिनोमेना ऑन चेस्ट, सो इट्स डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर स्क्लेरोडर्मा। तो ऐसा था, तो मैंने वो डायग्नोसिस डाला। तो उस टाइम ना मेरा पढ़ाई पीरियड था, तो मैं कॉलेज जा नहीं रहा था, एक एग्जाम, तो उन्होंने बुलाया मुझे, तो मैं डर गया, बोला अरे क्या अटेंडेंस का प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा, एक्चुअली मालूम था सर को अटेंडेंस वगैरह से मुझे नहीं प्रॉब्लम है, बिकॉज उतना रिलेशन अच्छा है, लेकिन फिर भी सम टेक्निकल ग्राउंड पे रहा। तो गए और गया मैं कॉलेज में, और सर ने मुझे से पेन गिफ्ट दिया। वाई? बिकॉज फेसबुक पे जो आपने फोटो उसका परफेक्ट डायग्नोसिस किया, उसके लिए सर ने बहुत अच्छी तरह से सराहा। तो ये चीजें आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ाती है फॉर प्रैक्टिसिंग। यस, गुड। सो ये सब चीजें थी, ये सब जो लोगो है जिससे मुझे स्टार वर्ल्ड जो है मुझे मिले। और एक जो लास्ट में नाम जिसका मैं मेंशन करना चाहूँ वो डॉक्टर महेश बिरला सर, जिनको मैं 4-5 साल से कनेक्टेड हुए। जो मैं जलगांव में जाता हूँ, उनका खुद का हॉस्पिटल है वहाँ पे, और हॉस्पिटल कैसे चलाना, आयुर्वेद हॉस्पिटल विथ 46 स्टाफ मेंबर्स, वो उनसे सीखने वाली एक चीज़ है। एंड हाउ टू मैनेज एवरीथिंग परफेक्टली विथ केसेस, क्या सब करना है, तो उनसे भी वो मुझे इंस्पिरेशनल ये सब चीज़ सीखने को मिली। एग्जैक्टली सर। तो आग तो अंदर होती है अपने, बट कोई ड्राइव, मतलब वो आग को पैशन की तरफ ड्राइव करने वाला कोई ना कोई एक इंसान मिल जाता है। राइट। वैसे आपके इसमें ये सारे मेंटर्स रहे, मतलब अपने को पता होता है कि क्या करना है, बट कोई अगर आपको आके बोल देता है ये चीज़ तो अच्छा करता है, ये चीज़ में तेरा अच्छा है, तो देन तुम उसके पीछे चले जाते हो। वो एक पॉइंट है, आपकी गाड़ी फास्ट दौड़ती है। राइट। सो यू आर वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी। हाउ डू यू फील अबाउट दिस सर? बिकॉज वी हैव लर्न फ्रॉम यू ओनली। मैं भी अभी आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ, दादर पे ही मेरा क्लिनिक था। वैसे पायोनियर तौर पे अगर देखा जाए ना, तो व्हाइट हैपन जो मैंने उसका आपको एग्जांपल बताया कि मैं जब सर के पास सीखने को जाता था, तो मैं वो आयुर्वेद के बुक्स लेके जाता था, तो मुझे लगता है वो नेचुरली तैयार हुआ। पायोनियर से ज़्यादा मैं मानता हूँ कि जो मेरे सब ये गुरु कृपा रहती है, सब चीज़ें रहती है। और मैं बोलता हूँ ना कि जो मुझे बताया डॉक्टर मंगे देशपांडे सर ने कि यू डू स्पेशलिटी इन समथिंग, जो गाइडलाइन दिया उस हिसाब से ही आपकी पढ़ाई होनी ज़रूरी है। सो ये पायोनियर सेक्शन जो तैयार हुआ ना, वो खुद मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं इसमें पायोनियरिंग करूंगा, तो कर भी नहीं रहता। बट थिंग इज दैट मुझे ना डर्मेटोलॉजी में प्रैक्टिस करनी है, और वो आयुर्वेदिक के में ही करनी है। भले मुझे बहुत सारे केसेस देखने को मिले, सब मिले, लेकिन एट द एंड वो बहुत डिफिकल्ट रहता है सिचुएशन, क्योंकि ना आपको बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। दूसरा, आपको मॉडर्न की ट्रीटमेंट क्या करनी है ये आपको परफेक्टली मालूम रहता है, बिकॉज यू आर लीडिंग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप सीख रहे हो, तो यू नो एवरी मेडिकेशंस, तो इजी है वो, और आपको रिजल्ट भी दिखते हैं ना, तो आपका जनरली माइंड डाइवर्ट होता है। बट ये जो गुरु लोग हैं, यानी महेश ठाकुर सर है, डॉक्टर मंगे देशपांडे, उनसे उन्होंने बोला नहीं आयुर्वेद में करना है, तो मुझे वो एकदम क्लियर था कि वो जो मोह माया उसके अटकना नहीं है। मैं ये सब केसेस देखूं, सब करूं, बट एट द एंड में जाके आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस करूं, और आयुर्वेद से ही रिजल्ट आएंगे। जहाँ पे लिमिटेशंस है, एवरी साइंस, हर साइंस के लिमिटेशंस है, बट जहाँ तक जिस केसेस में मैं अच्छी तरह से कर सकूं, जितने लेवल तक कर सकूं, वो मैं आयुर्वेद के हिसाब से करूं। तो यही हुआ।
और आगे जाके जो आपके जैसे अभी डरमेट में स्पेशली प्रैक्टिस करते हैं या मेरे कुछ पहचान वाले हैं, डॉक्टर मंजूषा चिट्टे है या डॉक्टर महेश्कर मैडम है, ये इन्होंने फिर वो वर्ड यूज किया कि पायोनियर पायोनियर। ठीक है, अभी वो सब पायोनियर वर्ड है, आई एम नॉट थिंकिंग इट इज अ पायोनियर वर्ड इज राइट, बट एज अ बिगिनर हम बोल सकते हैं, एक बिगिनर तो सर हम लोग हैं बट बड़ी ब्रांच है क्योंकि ना इट्स अ वेरी बिग ब्रांच। आपको भी मालूम, यू आर स्टडीइंग इन दैट कि हम कुछ केसेस हमारे पास आते हैं, बट जब रेयर केस आती है तो भी आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट में क्या सोचने की जरूरत है। सो इट इज वन ऑफ द थिंग कि ऐसा एक ब्रांच है और मुझे लगता है इसमें बहुत और आगे करने की जरूरत है थ्रू अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, उससे भी क्लासेस से भी, सिखाने से भी, या और केसेस ट्रीट करके उसका डॉक्यूमेंटेशन करके उस पर भी वो बहुत ज़रूरी है। सर अभी दिस वाज ऑल राउंड वन इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग। सो राउंड 2 में मेरा पहला क्वेश्चन ऐसा है कि आपके अभी प्रैक्टिस में, आज के प्रैक्टिस में आप कौन से डर्मेटोलॉजिकल केसेस देखते हो? यू सी फंगल एक्जिमा, सोरियासिस, लाइकेन प्लानस मोर, और बियॉन्ड दैट आप न्यू केसेस में और कौन से देखते हो? मेरे पास फंगल इन्फेक्शंस के रहते हैं, सोरियासिस के काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, लाइकेन प्लानस के भी रहते हैं। दूसरे जो रहते हैं मेरे पास जो ज़्यादा आते हैं वो एलोपेशिया वाले भी। एलोपेशिया, क्योंकि जो एलोपेशिया टोटालिस की ट्रीट हुए वो किसी को बताया नहीं, वो नहीं, लेकिन जनरली ऐसा रहता है कि आपने कोई अच्छी केस ट्रीट की रहेगी ना, वो ऊपर से घूम फिर के आपके पास आते हैं। तो एलोपेशिया टोटालिस, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, इवन एलोपेशिया एरियाटा, ये सब केसेस मेरे पास काफ़ी आते हैं। हर्पिस जोस्टर के पेशेंट्स स्पेशली अभी ये सीजन है, वहाँ पे वो मेरे पास काफ़ी आते हैं। बीच में लास्ट ईयर जो हम हैंड फुट माउथ डिसीज बोलते हैं, जो बच्चों में आता है, वो जनरली बारिश के थोड़ा सा जुलाई अगस्त में आता है। उसके उस सीजन में मोर देन 25 केसेस इन दैट सीजन में आए थे। 25 ने मोर ज्यादा। तो ऐसे भी नहीं कि मेरे पास उसी के पेशेंट आते हैं। तो सीजनल जो रहते हैं ना, सीजनल जिस हिसाब से आते हैं, अभी हर्पिस जोस्टर है या हैंड फुट माउथ डिसीज वगैरह, ये भी पेशेंट्स आते हैं। एक्यूट कंडीशंस भी आती है, यानी मेरे पास एरिथ्रोडर्मास के भी पेशेंट्स कुछ आके गए हैं। सो अदर देन डिसीजेस इसके भी पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और एटोपिक डर्मेटिस वन ऑफ द कंडीशन जो मैं इसको स्पेशली बोलना चाहता हूँ, जो बोल सकते हैं कि एटोपिक यानी एनवायरमेंटल, बट देखा जाए तो लाइफ लॉन्ग इस हिसाब से जो पेशेंट्स रहते हैं उसको ट्रीट करने के लिए मेरे पास काफ़ी आते हैं, बिकॉज वो पेशेंट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है सब है, तो वो भी पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चलते हैं। और एक स्पेशलिटी मैं बताना चाहता हूँ कि स्किन टैग्स या एक्रोकॉड्रॉन्स, या उसी हिसाब से जिसको हम चर्मकील बोल सकते हैं, जो बड़े शेप्स के रहते हैं, तो वहाँ पे क्षार सूत्र स्पेशली लगाने के लिए मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। और ऐसा भी है कि वो सो लकी कि मेरे सर अभी भी कोई बड़ा अगर ये रहा, कोई बड़ा अगर लेशन रहा या बड़ा कोई मास रहा, तो उसके लिए मुझे बुला के वो क्षार सूत्र करवाते हैं। सो इसके केसेस भी काफ़ी मेरे पास आते हैं। नहीं सर, आपने एटोपिक डर्मेटाइटिस का बात किया, बिकॉज मैं मंडलिया सर का स्टूडेंट हूँ, उन्होंने बताया था कि वंस यू डायग्नोज एटोपिक डर्मेटाइटिस इन चाइल्डहुड, दैट पेशेंट विल बिकम योर लाइफ लॉन्ग पेशेंट, बिकॉज कभी ना कभी वो एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा के लिए आने वाला है। वो लाइफ लॉन्ग तो चलता ही है सब। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि स्किन डिसीज में रिलैप्सेस काफ़ी है। देयर आर रिलैप्सेस एंड रेमिशन। रेमिशन इज़ अ फेज व्हेन डिसीज गोज टू स्लीप फॉर सम टाइम, लेकिन वो कितना टाइम तक सोया रहेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन पेशेंट का डाइट एंड आवर ट्रीटमेंट ऑल्सो। सो ऐसा कभी आपको हुआ कि शोधन आपने किया है, सब कुछ अपने पॉसिबल ट्रीटमेंट किया है, लेकिन फिर भी पेशेंट बार बार रिलैप्स कर रहा है, तो उसको आप कैसे देखते हो? व्हाट इज़ योर व्यू ऑन इट? बिकॉज बेसिकली उसमें ना बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है उसने, इसलिए मैंने बोला ना कि जो मेरा अगर पढ़ाई का रहेगा तो स्पेशलिटी जो आयुर्वेद पढ़ाई मैंने ठाकुर सर के पास की, लेकिन डर्मेटोलॉजी मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाके पढ़ाई। उसका कारण ही वही था। मैं आपको सोरियासिस के केस बताता हूँ। ओके। उसको लास्ट एक बोल सकते हैं एक 7-8 साल से सोरियासिस था। वेंट टू टॉप मोस्ट डॉक्टर्स, वो अपने पास आया, मैंने ट्रीटमेंट दी, ठीक हुआ। फर्स्ट शोधन दिया, उसके बाद और ठीक हुआ। सेकंड शोधन, उसके बाद और ठीक हुआ। कितने अप टू, यानी उसके बॉडी पार्ट्स पे अब अगर देखेंगे तो बॉडी पार्ट्स पे 30 to 40% वो था, यानी पूरे लेग्स भरे होते, बैक चेस्ट सब भरा हुआ था।
ट्रीटमेंट ये सब हुआ, वो अभी सिर्फ एक बॉडी पार्ट्स पे 2 to 3% बाकी था। और टाइमिंग था पेशेंट का बारिश का सीजन, बारिश में सीजन में वैसे बढ़ने का कुछ था नहीं, बट पेशेंट को एक 4-5 महीने से मैंने ऑब्जर्व किया, ही इज कफिंग, कफ आ रहा था, कफिंग कर रहा था, कफिंग कर रहा था, ये सब चीजें थी। तो एकदम से वो बढ़ना शुरुआत हुआ, सब परफेक्ट चल रहा था और बढ़ रहा था। तो मैंने थोड़ा सा परमिटेशन कॉम्बिनेशन चेंज की, सब की, वो फिर भी वो बढ़ रहा था। आई डिडंट गेट कि क्यों हो रहा है। बट उस टाइम मैं हमेशा एक काम करता हूँ कि मुझे अभी भी बुक्स पढ़ने की आदत है, तो मुझे ना उसका कफिंग का कुछ ना कुछ रिलेशन लगा, तो मुझे स्ट्रांगली लगा, लेकिन उसको कफिंग ऐसा नहीं था कि बहुत सीवियर था, लेकिन मुझे स्ट्रांग रिलेशन उसका कुछ लगा, ड्राई कफ स्लाइटली। सो बेसिकली मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि इट कैन बी अ टीबी, और उसके वजह से वो इंड्यूस हो रहा है। सो मैंने डेफिनेटली जो दिलीप ठक्कर सर के पास ही वो पेशेंट को भेजा, बिकॉज वो मेरे सर ही थे, उनके पास भेजा, और मैंने लिख के भी दिया था इट कैन बी अ टीबी, तो उनको भी ऐसे ही लगा कि इट इज़ अ टीबी। सो उन्होंने उनके सर के पास भेजा, एंड तब जाके वो डायग्नोस हुआ कि इट्स अ टीबी एसोसिएटेड विद दैट, तो इट्स 100% कि वो टीबी था। देन वो टीबी ऐसा डिसीज है ना, वो किसी चीज़ को अपने यहाँ पे रुकने नहीं देता, सोरियासिस वगैरह को फटाफट बढ़ा देता है। सो मेन ट्रीटमेंट उन्होंने फिर वो टीबी की ली, उसके बाद वो जाके थोड़ा सा कम हुआ, अभी वो केस फिर से मेरे पास आई, अभी वो काफ़ी हद से कम। तो ऐसे भी होता है कि आपके पास कुछ, हम बोलते हैं ना कि वाई मॉडर्न साइंस इज नेसेसरी, मॉडर्न पढ़ना क्यों ज़रूरी पड़ता है। आयुर्वेद तो एक दिल खोल के पढ़ो, यानी दबा के पढ़ो, बट मॉडर्न साइंस जो लिखा है वो भी पढ़ो, बिकॉज ऐसे कभी कभी केसेस आते हैं ना, आपको समझ में नहीं आते। कफ की तरफ ध्यान दिया और वहाँ से टीबी का, और अब टीबी की वजह से सोरियासिस को रिस्पॉन्ड नहीं करा, दैट इज नॉट थिंग। तो ऐसे भी अपने पास केसेस आते हैं। उसी तरह सर और कोई केस, क्योंकि बिकॉज हम ऐसे आपको एक केस में नहीं छोड़े। हाँ, एक्चुअली शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो मैंने बहुत मिस्टेक्स भी की है। अच्छा, इसलिए मैं बिगिनर वर्ड क्यों यूज करूं, बिकॉज ना शुरुआती में ऐसा था सिद्धांत, क्योंकि मैंने देखा है पेशेंट्स को देना क्या दिया है वो भी देखा, लेकिन अभी अपनी खुद की कार्य पद्धति डेवलप करनी है, खुद की, यानी आयुर्वेद की ही करनी है, लेकिन वही सिद्धांतों को यूज करना है, युक्ति से यूज करना है। सब आयुर्वेद में लिखा है, उसमें मेरा कुछ नहीं, लेकिन वो युक्ति से हमें यूज करना है। बहुत बार ऐसा किया शुरुआती के प्रैक्टिस में, मैंने, आप बोलते हो कि शुरुआती के प्रैक्टिस में तो पेशेंट आते हैं, अगर उसमें गलतियां की तो और नहीं आएंगे, ऐसा होगा। तो शुरुआती के प्रैक्टिस में मैंने एक्ने के पेशेंट में, एक एक्ने की पेशेंट थी, प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है, कम भी हुआ कि अपने ग्रंथ में लिखा है कि विशेषस्तु वमन, यानी इसमें छर्दन देना जरूरी है। आया पेशेंट को कॉन्फिडेंटली छर्दन दिया, वमन दिया, पेशेंट आई 10 दिन बाद, वमन करवाने के बाद पूरा फेस एक्ने से पूरा भर गया, एंड आई वाज स्कैर्ड कि अब क्या करना है शॉर्ट। तो थोड़ा सा फिर बाद में एक थोड़ा सा पित्तनाशक और देखे, वो थोड़ा सा कम हुआ, बट व्हाई इट हैपन, बिकॉज पेशेंट बाद में नहीं आई मेरे पास, इट वाज गॉन, बिकॉज इतना बढ़ाने के बाद क्या करेंगे। मैंने बाद में ट्रीटमेंट दी, वो मैंने पैसे भी नहीं लिया, बिकॉज डर के उस टाइम सब चीजें रहती है न्यू प्रैक्टिस में, तो डर के पैसे भी नहीं, लेकिन वो एकदम से बढ़ गया, पूरा फेस बढ़ गया। तो क्यों हुआ, फिर बुक्स में देखा तो देखा कि अरे हमने सामावस्था में वमन देखा, ये टिपिकल एक्ने की जो अवस्था है वो सामावस्था है, हमें निरामावस्था में वमन देने की जरूरत है या पक्वावस्था में वमन देने की, ये पूरी कच्चा है और आपने वमन दे दिया ग्रंथ में, ये फिर से ग्रंथ करते नहीं बोलेंगे आपको चिकित्सा में। तो ऐसी एक जो केस थी वो एकदम बोलते हैं ना गलती करके हाथ से चली गई। दूसरी जो मेरी जो एक जो मुझे हमेशा याद आती है वो केस, वो है एक्चुअली उसमें इट्स हमारी गलती नहीं रहती कभी भी, और ऐसा रहता है हर्पिस जोस्टर, हर्पिस ऑप्थेल्मिकस यहाँ के। तो पेशेंट ना पूरा ऐसे गेरू लगा के आया था, लाल, और आया मेरे पास, एज ऑफ 67, मेरे पास अभी भी उसका फोटो है, मैं उसको कभी भूलता नहीं हूँ पेशेंट को। और वो बोल रहा है कि मुझे डॉक्टर आंखों को अभी धुंधला दिख रहा है।
तो मैंने बोला ये क्या लगा है? बोला गेरू लगा, ये सब चीज़ें। अच्छी बात है। तो किसने बताया? तो वो किसी बाबा के पास जाके, हर्पीस जोस्टर के 50% केसेस बाबा के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं। ना आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, ना एलोपैथी डॉक्टर। एजुकेटेड पर्सन्स ऑल्सो गोइंग टू बाबा, और वो क्या लगाते हैं? गेरू, क्योंकि हर्पीस जोस्टर सेल्फ लिमिटेड है, खुद ब खुद ठीक होने वाला है। द रियल थिंग इज दैट वो पेशेंट, उसने वो बाबा ने गलती की क्या? ऑप्टल्मिकस, वो बराबर ट्राइजेमिनल की जो मिड ब्रांच रहती है उसको वो अफेक्ट किया था, और वो टिपिकल हचिनसन साइन वाला पेशेंट था, और वो सिर्फ उसने लेप लगाया, और बाकी जो इंटरनल जो हम देते हैं वही देते हैं। उनको मालूम है जड़ी बूटियाँ क्या रहती है, और बहुत पैसे लेते हैं वो लोग। और उसने वो नर्व डैमेज होने दी, और वहाँ पे पेशेंट को हुआ वो पार्शियल ब्लाइंडनेस, और वो लेके आया। तो पेशेंट को बोला, मैंने पास हिस्ट्री ली, तो पेशेंट को बोला नागिन हुई थी? हाँ हुई थी। मैंने हर्पीस हुआ था। बाद में ये, हाँ, वो बाबा के पास कितने पैसे? बोले 7,000 रुपये। दे लो। 7,000? अच्छी बात है। तो उसके लिए आंखों का दिखने, उसके लिए उसके पास ही जाने का ना। नहीं, अभी डॉक्टर बोला, अभी आपका डॉक्टर की याद आई। आया, सुबह उसको मेडिकेशन दे दी, पेशेंट तुरंत शाम को आया, डॉक्टर मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है। बोलो मैंने आपको दवाई देके 6 घंटा भी नहीं, और आपको आधा दिख रहा है। फिर क्या आप, वो उसने तो इतना फटाफट ठीक किया, और आप इसको क्या बोले? हमारी गलती है ना गलती है, लेकिन फिर भी कैसा है, उस टाइम में आपका पेशेंस रखना चाहिए। पहले 4-5 साल तो मेरा पेशेंस है, कभी पेशेंट को फट करके बोल देता था, लेकिन बाद में वो पेशेंस डेवलप हुआ। तो मैंने बोला देखिए, ये ना आपकी नर्व डैमेज हुई है यहाँ पे, बेसिकली वो ठीक होगा कि नहीं उसमें ही शंका है पहले, लेकिन इट टेक्स मिनिमम 6 वीक्स। तो इट्स नॉट 6 आवर्स, इट्स 6 वीक्स, 42 डेज। तो मैंने पेशेंट को ऐसे बोला, पेशेंट ने ली थोड़ी सी ट्रीटमेंट। ऑलवेज ऐसे रहता है, ये पेशेंट जो रहते हैं वो इम्पेशेंट रहते हैं। 1 हफ्ते बाद उसने ट्रीटमेंट बंद की, एंड देन आई ब्लाइंडनेस, पेशेंट का पार्शियल ब्लाइंडनेस हुआ। वो आगे जाके ट्रीट हुआ ही नहीं, वो ऐसे हुआ, क्योंकि पेशेंट बाद में, उसका जो रिलेटिव है वो मेरे पास आके गया था, बोले हाँ आधी आंख से चल रहा है उनका ऐसे। और एक केस आई वो एडिनोमस सेबेशियम की, इट इज वन ऑफ द रेयरेस्ट केस। वो अगेन डायग्नोसिस ओनली टू डॉक्टर दिलीप ठक्कर सर। एडिनोमस सेबेशियम की केस आई थी। ही वेंट टू प्रीवियस टू some Ayurveda doctor and he is going to do Vaman in that patient. पेशेंट जो डायग्नोसिस किया था वो एक्ने किया था, एंड द डायग्नोसिस को मैंने पहले ही देख के समझ में, टिपिकल चेहरे पे ऐसे एक जो बोलते हैं, हाँ वैसे वेलवेटी अपीयरेंस के थोड़े से कॉम्बिडॉन्स रहते हैं, तो ऐसा टिपिकल अपीयरेंस था। तो मैंने बोला इट्स नॉट एक्ने। तो मैंने जो पेशेंट का जो रिलेटिव, उनसे भी हिस्ट्री ली, सब ली, तो उनको समझ में आ गया कि भाई ये तो अलग चीज़ है। इनको ट्रेमर्स आते हैं क्या? झटके हाँ आते हैं। इसका इंटेलेक्चुअल बैड क्या? बोला आते हैं। तो बोला अरे ये अलग है, एडिनोमस सेबेशियम है, यू हैव टू गो फॉर सम स्कैन्स एंड ऑल। तो ट्यूमर से कि नहीं देखना पड़ेगा। तो उसमें लकी चीज़ ऐसी थी कि वो पेशेंट को मैंने जो वमन आने से पहले मेरे पास आ गया। अगर वो पेशेंट वमन में चला जाता तो ड्यूरिंग द वमन शायद कहीं पे प्रेशर आके पेशेंट को तकलीफ हो सकती थी। सो मैंने बोला, तो उनको मैंने सब बताया। तो स्कैन्स में निकाला तो बहुत जगह ट्यूमर्स थे, और वो मिड एज में था। जनरली ऐसे पेशेंट सर्वाइव नहीं होते। तो पेशेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने सब लोड कर एप्लीकेशन वगैरह दिया, बट द केस वाज ऑलरेडी सीवियर स्टेज में चली गई थी, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस जिसको हम बोलते हैं। वो पेशेंट के 2 to 3 मंथ्स बाद डेथ हो गई। बट वन ऑफ द डायग्नोस्टिक थिंग जिसको हम बोलते हैं, वो हमें सिखा के जाए कि अपने क्लिनिक में भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं एडिनोमस सेबेशियम जैसे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वहाँ पे जो आता है वो डायग्नोसिस। When not to give medicine is more important yes than when to give medicine. right. Nice. So with this sir, आयुर्वेदा डर्मेटोलॉजी में आपने काफ़ी एक्सेल किया है, काफ़ी सारे केसेस सॉल्व किए हैं, और आपके अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी हमने लेक्चर्स और यहाँ वहाँ देखी है। तो आप जो न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं जिनको आयुर्वेद डर्मेटोलॉजी में स्पेशली प्रैक्टिस करना है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या स्कोप है और कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं? बिकॉज वो क्लीशे क्वेश्चंस मुझे पूछते रहते हैं, बुक्स कौन सा पढ़ो, ये कौन सा पढ़ो, बट व्हाट इज़ योर वे? बेसिकली यहाँ पे ना मैं जो पहला एडवाइस दूंगा, हाँ, आप ड्यूरिंग द एमडी ना किसी मॉडर्न डर्मेटोलॉजिस्ट के पास सीखने को ले जाओ, बिकॉज ना उससे फायदा है, आपको नंबर ऑफ केसेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब तक आप केसेस देखते नहीं हो तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आता। सोरियासिस क्या, सिंपल एक्जिमा क्या, सिंपल फंगल इन्फेक्शन में आपको समझ में नहीं आता। दैट इज द रियल प्रॉब्लम। सो आपको पहले करना है कि
अगर आपको करना है ना, समझो डर्मेट प्रैक्टिस, तो पहले जाके सीखो एटलीस्ट 6 मंथ्स, एटलीस्ट 1 ईयर, 3 साल मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना तो सीखो, वो ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा, जो डर्मेटोलॉजी में प्रैक्टिस में आपको करना है ना, आपको बुक्स के सिवा और कुछ नहीं, पहले आपको बुक्स, सिद्धांत और उसके आधारित पे आपके मेडिकेशंस रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो एक चीज़ है वो आपको करने की ज़रूरत है। दूसरा, तीसरा स्कोप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोप बोल रहा हूँ, अपने पास बहुत स्कोप है। उसका कारण आपको बताता हूँ। मॉडर्न साइंस वाले जो डॉक्टर्स रहते हैं उनको इंटरेस्ट जनरली कॉस्मेटोलॉजी में है। मेरी सिस्टर कुछ डर्मेट के प्रैक्टिशनर है, कॉस्मेट की करें, लेकिन उनको भी अगर देखा जाए तो शी इज मोर प्रोन टुवर्ड्स कॉस्मेटोलॉजी, एस्थेटिक पर्पस। और व्हाई? बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे प्रोसीजर्स है, सब है, तुरंत एक अमाउंट मिलती है, तो उनको मोर इंटरेस्ट वहाँ पे है। तो देखा जाए ना, उधर डर्मेटोलॉजी ब्रांच है ना, उन्होंने थोड़ी सी छोड़ दी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। कोर डर्मेटोलॉजी, या तो जो अपनी जो मेन कोर डर्मेटोलॉजी है ना, वो अपने लिए उन्होंने रखा है। सो उससे अपने पास ना पेशेंट्स काफ़ी आने की शक्यता है। ये मैंने दिलीप ठक्कर सर के पास गया। दिलीप ठक्कर सर कॉस्मेटो कुछ नहीं करते थे, ओनली डर्मेटोलॉजी हार्डकोर। कॉस्मेट का कुछ प्रोसीजर रहा ना तो वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास करवाते थे, लेकिन मेन जो चीज़ थी वो पेशेंट्स डर्मेटोलॉजी को देखना और ट्रीट करना। तो अपने पास भी ऐसा है कि दे आर इंटरेस्टेड इन कॉस्मेटोलॉजी, व्हाई नॉट? हमारे पास डर्मेटोलॉजी ब्रांच है, डेवलप करो, जो बुक्स है वो पढ़ो अच्छी तरह से, मेडिसिन को अपग्रेडेड करो, ये सब चीज़ें करो, तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। मस्ट फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू नो केसेस। जब वो केसेस आपको समझ में आएंगे तभी आपको रिजल्ट आते हैं। राइट। सो आयुर्वेदा में ऐसा एमडी डर्मेट नहीं है, लाइक आपने भी एमडी आयुर्वेदा किया, मैंने भी काय चिकित्सा में किया, एंड देन वी स्टार्टेड आवर स्पेशलिटी प्रैक्टिस डिपेंडिंग ऑन आवर स्टडीज, एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। बट सर एक कोर्स है डी डर्मेट करके, तो उस पर आपका क्या व्यू है? बिकॉज वो कोर्स ऐसा है कि जिसको मैं तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ, कुछ नहीं है मैं कैमरा पे भी, कि जिसको पीजी में कहीं नहीं मिल रहा है वो डी डर्मेट या फिर ऐसे कोई जो डिप्लोमा कोर्सेस है वो चूज़ करता है। देन मैंने काफ़ी सारे स्टोरीज और सब देखता हूँ कि वी आर द एक्चुअल डर्मेटोलॉजिस्ट इन आयुर्वेदा एंड वी प्रैक्टिस आयुर्वेदा, वी ओनली वी प्रैक्टिस इंटीग्रेटेड, तो वहाँ तक ही लिमिटेड रहेगा। अगर डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस करना तो डी डर्मेट करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में 2 ही इंस्टीट्यूट्स है, ऐसा सब है। तो आपका उस पर क्या व्यू है कि डी डर्मेट का कैसा है? आपको डी डर्मेट अभी कैसा है? इट्स अ डिग्री डिप्लोमा डिग्री। सो वो बेसिकली आपको एक आपको ऑथेंटिक डिग्री देती है, बट आपके पास एमडी आयुर्वेद भी रहेगा और आपका पढ़ाई रहेगा ना, तो भी आप मैक्सिमम टाइम कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैक्सिमम एमडी मेडिसिन रहते हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट भी लगाते हैं, एलोपैथी वाले। तो कार्डियोलॉजी से डिफरेंट, वो हायर ब्रांच है, लेकिन एमडी मेडिसिन करके भी वो लगाते हैं, बिकॉज उसमें उन्होंने पढ़ाई किया या रहता है कि उनका बेसिकली वहाँ पे स्पेशलिटी स्टडी रहता है। सेम थिंग है, हम समझो एमडी काय चिकित्सा आपने किया, समझो कोई ब्रांच में, लेकिन आपने डर्मेटोलॉजी स्पेशल पढ़ाई की है, तो स्पेशल इंटरेस्ट इन डर्मेटोलॉजी या स्पेशल प्रोफिशिएंसी इन डर्मेटोलॉजी, आप डर्मेटोलॉजिस्ट वर्ड यूज मत कीजिए, लेकिन स्पेशल प्रोफिशिएंसी या स्पेशल स्किन इन डर्मेटोलॉजी ये आप वर्ड यूज कर रहे हैं। डर्मेटोलॉजी से स्लाइटली मोर मॉडर्न और परफेक्ट वो वर्ड है, बट आप कर सकते हो। अभी डी डर्मेट के बारे में फॉर द डिग्री, फॉर द वो जो हम बोलते हैं कि हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इट इज वन ऑफ द गुड सोर्स कि आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव प्रॉपर उस टाइम का सोर्स है, तो उस टाइम आप कर सकते हो, डेफिनेटली नो प्रॉब्लम विद इट। नाइस। मतलब डी डर्मेट कैन बी डन और इट इज ऑप्शनल आल्सो। हाँ। So what is your way of assessing dermatological lesions? Like what is your way in OPD? कि आप कैसे देखते हो आपका केस पेपर में क्या चीज़ें और क्या एस्पेक्ट्स आप मिस नहीं करना चाहोगे, तो वो न्यू प्रैक्टिशनर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा तब। तो बेसिकली मैंने खुद डर्मेट का केस पेपर ही बनाया है, स्पेशली 10 पॉइंट्स वाला, और उसमें मॉडर्न भी है। तो अभी मैं यूज़ नहीं करता बिकॉज यहाँ पे सब फिट है, लेकिन जब वो अगर आप यूज़ करोगे ना तो उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है, बिकॉज वहाँ पे आप पहले देखते हो तो हमारे पास बोलते हैं ना कि पेशेंट आने से पहले दिमाग में एटलीस्ट पेशेंट अंदर आया 50-60 डायग्नोसिस फिक्स होने चाहिए। जब लेशंस कहाँ का है बताता है मुझे यहाँ पे है, या समझो एक्सिला रीजन पे है, ग्रॉइन रीजन पे है, तब एटलीस्ट आपके दिमाग में 10 डायग्नोसिस आने की जरूरत है। जब हम एक्चुअली देखते हो तो फाइनल 3 डायग्नोसिस, और जब थोड़ा सा प्रश्न परीक्षा वगैरह करते हो तो फाइनल डायग्नोसिस, दैट इज आवर क्राइटेरिया, हमेशा होने की जरूरत है। बाद में ऐसा प्रैक्टिस करते करते हो तो ऐसा होता है कि आप पेशेंट ने हाँ ग्रॉइन रीजन में है, तभी आपके पास दिमाग में आ जाता है हाँ इट कैन बी अ फंगल और इट कैन बी अ सोरियासिस, मैक्सिमम टाइम इट अ फंगल।
तो ईचिंग वगैरह ये सब फैक्टर से या बाकी सब हिस्ट्री से, या पेशेंट खुद ही बोलता है मैंने इंट्राकॉर्डिनल यूज़ किया, तभी आपको नहीं है फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन एक बार देखने की ज़रूरत है। अप्रोच ऐसा है कि देखो, कभी भी पेशेंट को प्रॉपर देखो, क्या देखना है। तो वहाँ पे जो मैं 10 पॉइंट्स वाला बोलता हूँ कि उसमें वर्ण देखने की ज़रूरत है, कंडू देखने की ज़रूरत है, पटलवार यानी स्केल देखने की ज़रूरत है, वहाँ पे उसका स्वरूप कैसा है, ड्राई है, वेट है, पीड़ा का स्वरूप है, क्या है, अब श्लेष्ण है, बहुत खरता है, ये भी वहाँ पे देखने की ज़रूरत है, वेदनाएं देखने की ज़रूरत है, स्त्राव देखने की ज़रूरत है, गंध देखने की ज़रूरत है। ये सब जो गंध भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्वेद गंध आता है, तो वो सब आप ये सब को आप चैनलाइज करके, इवन मॉडर्न के जो पॉइंट्स है, मॉर्फोलॉजी है, कॉन्फ़िगरेशन है, ये सब जो पॉइंट्स रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी देखने की ज़रूरत है। उस हिसाब से आपको फाइनल आपका डायग्नोसिस क्लिक करने की जरूरत है। जैसा हम कोई फोटो निकालते हैं, कोई अच्छा फोटो निकाले तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कट करके निकालते हैं, उसको कुछ सेट करते हैं, लेंस सेट करते हैं, सब वैसा ही हमें करना है कि उसको हर तरीके से देखना है ये पॉइंट्स के हिसाब से, एंड देन फाइनल डायग्नोसिस करना है। अपना काम इसके बाद भी शुरू होता है। समझो मैंने डायग्नोसिस कर लिया सोरियासिस, दोषों की स्थिति क्या, राइट, वो भी हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा काम डबल होता है। दैट्स व्हाई ये सब पॉइंट्स हमने लिए। तो समझो यहाँ पे रक्त वर्णता है, आरक्त वर्णता वगैरह, तो पित्त का थोड़ा सा प्राधान्य तो हमें दिखता है, श्वेत वर्णता है, शावता है, तो कफवात जैसे दिखता है, और बहुत ब्लैक ड्राई है लेकिन टिपिकल ब्लैकनेस है, थिकनेस नहीं है, तो वात की तरफ ऐसे होता है। बहुत बार दो दोष साथ में मैक्सिमम टाइम दिखते हैं, कभी कभी 3 भी दिख सकते हैं, सिंगल दोष ये कम बार दिखते हैं। लेकिन ये असेसमेंट करने की काफ़ी ज़रूरत है, बिकॉज जब असेसमेंट करते हैं तभी आपका मेडिसिन आता है। बिकॉज ऐसा है ना, आपको एक मेडिसिन मतलब स्वयंभू उगुल, स्वयंभू आख्य उगुल जिसको बोलते हैं, ये मेडिकेशन फंगल इन्फेक्शन में भी यूज होता है, विटिलिगो में भी यूज होता है, ड्राई एक्जिमा में यूज होता है, और समझो लाइकेनिफाइड सोरियासिस वहां पे, तो एक ही मेडिकेशन 4 जगह कैसे घूमता है, ये सब दोषों का खेल है। तो ये आपको जब समझ में आएगा कि एक ही हमारे क्लिनिक में एक मेडिकेशन है, इट्स अ लाइक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिकेशन, तो ये आपको तब समझ में आएगा ये दोषों की स्थिति है। इट्स नॉट सोरियासिस डायग्नोस किया तो सब हुआ, उसके आगे जाके दोषों की स्थिति है और उसके बाद मेडिकेशन चूज करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो कोई आपका फेवरेट मेडिसिन है जिसके बिना आप सोचोगे कि नहीं ये नहीं रहेगा तो क्लिनिक में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप ऐसे सोचते हो कि कोई मेडिसिन या फिर कोई स्किन का चैप्टर से ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम प्रीजुडाइज हो जाते हैं कि वही दिखने लगता है और वही हम लोग लिखने लगते हैं। सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस सर? उसमें एक ऐसा मेडिसिन है वो है स्वानंदवटी, जो जो ऐसा मेडिकेशन है ना, वो मुझे लगता है हर एक केस में दूँ, और कभी कभी ऐसा रहता है कि वो रोकना भी ज़रूरी है, बिकॉज ऐसा है कि फंगल इन्फेक्शंस वगैरह में वैसे देखा जाए तो जो टिपिकल एक रेडिश रहता है, लाल रहता है, वहाँ पे उसका यूज़ नहीं है। बट बहुत बार ऐसा रहता है कि आपका वो फेवरेट हो चुका है, आप बहुत मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, केजीज में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक बार होता है नहीं, ये यहाँ पे नहीं यूज़ करना है, ये भी होता है। बिकॉज कैसा है, प्रैक्टिस में अपने पास पेशेंट्स आते हैं, सब आते हैं, बट यानी ऐसा भी होता है, मेरे पास कभी कभी ऐसा पेशेंट आता है, पेशेंट ने दिखने के बाद ही मेरा मेडिकेशन फिक्स भी रहता है क्या देना है, बट बाकी जो चीज़ें रहती है वो एक्चुअली पेशेंट को जस्ट क्वेश्चन है यार कि बाबा हाँ दोषों की स्थिति कैसे तैयार हुई, लेकिन सब समझ में आ गया देख के, वो सब होता है। लेकिन फिर भी ऐसा रहता है कि बार बार वो जो एक दिमाग में फिक्स रहता है ना, हाँ ये मेडिकेशन है, तो फेवरेट मेडिकेशन है स्वानंदवटी। वो बहुत बार ऐसे आता है, लेकिन उससे बहुत बार गलतियां भी कर चुके हैं पहले होती है शुरुआती प्रैक्टिस में, लेकिन अभी थोड़ा सा कंट्रोल आना शुरुआत है इस पे। कोई एकल ड्रग में सारीवा, बिकॉज वो रक्त सांग्रायिक वगैरह है, और जहाँ जहाँ पे बहुत एक्यूट पित्त की कंडीशन है वहाँ पे सारीवा वर्क्स मिरेकलसली। और भस्म में सुवर्णमाक्षिक ऐसा है, हाँ सप्तदश कुष्ठ है, बिकॉज सुवर्णमाक्षिक ये एटोपिक डर्मेटिस में भी काम करता है, सोरियासिस के एक्यूट कंडीशन में भी, यानी जहाँ अनस्टेबल है वहाँ पे भी काम करता है, फंगल के कुछ कंडीशंस में भी काम करता है, जहाँ पे हमें एक्जिमा का तो टॉप मेडिकेशन है ही वो वन ऑफ द, तो वो ऐसा मेडिकेशन है, वो मेरे क्लिनिक में ऑलमोस्ट जहाँ पे पाउडर फॉर्मुलेशन है वहाँ पे सुवर्णमाक्षिक बस यूज किया ही जाता है। सर काढ़ा में स्पेशली जो मेरा फेवरेट है वो है भुनिम्बादिक वात। ओके, बिकॉज भुनिम्बादिक वात थोड़ा सा हम अम्लपित्त को बोलते हैं, लेकिन त्वचा में
अनस्टेबिलिटी है। जहाँ तो अनस्टेबिलिटी, दूसरा सामावस्था थोड़ी सी रहे ना पित्त की, वो दिखती नहीं है हमें। हाँ वो पाचन करने का काम बेसिकली भूनिम्बादी काफी अच्छा करता है, साइलेंटली करता है। रसगत हम जो बोलते हैं पित्त पाचन ऐसा करने का काम है ना, वो काफी अच्छा करता है और उससे मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और लेप में ज्यादा वैसे यूज नहीं करता, बट मैं क्योंकि बहुत बार वो कोई लोकल एप्लीकेशन, हाँ, बिकॉज क्या है पेशेंट को वो कभी कभी वो चीजें करने, लेप में वैसा लेप गोली करके मेरा एप्लीकेशन है जो मैक्सिमम टाइम जो ये है ब्लिस्टर्स है, यानी ब्लिस्टर्स नहीं, पुस्टुल्स है, पस भरे हुए कुछ है, उसमें वो यूज करता हूँ लेप गोली। इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वहाँ पे भी यूज़ करता हूँ। और जो क्रीम्स वगैरह में है, उसमें क्रीम्स वगैरह में मेरे कुछ फेवरेट्स हैं, डरमेक्स वगैरह क्रीम है, वो मैं यूज़ करता हूँ। डरमेक्स ऐसा जिसमें बाउची क्रीम है, तो बाउची एक ऐसा मेडिकेशन है जो एक्सटर्नली ड्राई थिक जो है वहाँ पे भी काम करे, हाइपर पिगमेंटेशन वहाँ पे भी काम करता है, और जहाँ पे विटलिगो जैसा कंडीशन है वहाँ पे भी काम करता है। तो मेरा एक फेवरेट मेडिकेशन है जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ, वो क्रीम है। सो विद दिस सर, आपको आहार विहार का रोल इन डर्मेटोलॉजिकल प्रैक्टिस और स्किन लीजन्स का आपको कितना लगता है? बिकॉज इन मुंबई मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बार पेशेंट्स आहार विहार फॉलो नहीं कर पाते, या फिर ऐसी जो टियर 3 सिटीज़ है, अभी सपोज किसी का काम ही धूप में जाना है और उसको आताप सेवन की वजह से रक्त दृष्टि हो सकता है, बराबर, तो उनके लिए आप कैसा एडवाइस करते हो कि इन मिनिमम आप आहार कैसे, और इन लाइक कलेक्टिवली आप आहार कैसे बता सकते हो कि इतना तो आप फॉलो करना चाहिए कम से कम? ऐसा देखिए कैसा है ना, आहार विहार ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली निज हेतु में। आगंतुज हेतु में आपको, क्योंकि निज हेतु की संप्राप्ति ऐसे आयुर्वेद के हिसाब से होती है कि वो आमाशय में जाता है, फिर वहां से वो तिर्यक मार्ग से त्वचा की तरफ जाता है, जहाँ पे डिपॉजिट होता है वहां पे। तो जो क्रॉनिक जो डिसीजेस होते हैं वहां पे तो आहार विहार पेशेंट को बताने की जरूरत है ही। अभी जिस पेशेंट में जो रहे उस हिसाब से उसको एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। स्पेशली कटवम्ल आहार जो रहता है, कटवम्ल लवण, ये थोड़ा सा पेशेंट को अवॉइड करना, कम करवाना, एकदम से बंद करने से कम करवाना, ये सब चीजें हमें करवाने की जरूरत पड़ती है। तो वो हो गया। रह गया आगंतुक हेतु, यानी अब सनलाइट है, एक्सपोजर्स है, एयर एक्सपोजर है, या जो भी है, वहां पे पेशेंट को कुछ आपको मेजर्स बताने पड़ेंगे कि बाबा उसके लिए कुछ प्रोटेक्टिव गियर्स आप यूज करो उसके, बिकॉज वो अगर कारण है, टिपिकल हमारा एक एग्जांपल है कि हम गैस पे समझो पानी रखा है, वो गर्म कर रहे हैं, पानी उबल रहा है, अभी वो जो पानी उबल रहा है उसको बेसिकली आपको ठंडा करना है, तो ऊपर से बर्फ डाला तो ठीक है, लेकिन गैस भी बंद करने की जरूरत है, बिकॉज वो थोड़ी देर बाद वो उबल ही जाए। वैसे पेशेंट को एग्जांपल देने की जरूरत है, बाबा एटलीस्ट यू हैव टू यूज सम प्रोटेक्टिव गियर जो भी है। अभी कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है तो डोमेस्टिक ग्लोव्स यूज करो, या और कुछ यूज करो। समझो कोई हेल्थ केयर वर्कर है जो ग्लोव्स यूज करता है, उसको कुछ अलग तरीके के ग्लोव्स यूज करो। सनलाइट में काम करते हैं तो एटलीस्ट जो सनकोट है वो यूज करना, सनस्क्रीन यूज करना, या जो मेजर से उस हिसाब से यूज करो। ये पेशेंट को बताना जरूरी, बिकॉज हेतु रीजनिंग है ना, ये मैक्सिमम 90% पेशेंट में दिखता है। अभी आपके पास समझो 6 साल का एटोपिक डर्मेटाइटिस का पेशेंट है, उसको रीजनिंग कुछ नहीं रहते, बिकॉज वो इंट्रिंसिक मैक्सिमम रहता है, उसका फैमिलियर की वजह से है, उसको हम हेतु से, लेकिन जो उसको बढ़ाने वाले हैं वो एटलीस्ट हम कर सकते हैं, लेकिन उसको बताना पड़ेगा यार इंटरनल रीजन इज डिफरेंट। और बाकी जो मैक्सिमम एडल्ट पेशेंट्स है, या वहां पे आपको प्रोटेक्टिव मेजर्स बताने की जरूरत है। ये भी पेशेंट को बताना जरूरी है, फॉर सम डेज ये करो, उसके बाद यू कैन, तो पेशेंट थोड़ा सा मानता है। अगर बोलेगे कोई नॉनवेज लवर है उसको बोलो टोटली बंद करो, बोले लाइफ लॉन्ग बंद करो, वो आपके पास आएगा ही। फॉर फ्यू डेज यूज करो, कम करो, स्पाइसेस कम करो, पेशेंट को वो रिजल्ट आने शुरू हुआ तो पेशेंट जनरली ऐसा है कि वो हाँ अभी मैं इसका कंट्रोल रखता हूँ। तो पेशेंट का सुखकर और हितकर ऐसे दोनों देखने की जरूरत है। कुछ लोग सर ऑफेंड भी हो जाते कभी कभी, कोकनी कोई है उसको मैं राइस और फिश ना बोल दिया तो वो लोग, या फिर जो गुजराती उनको मैं दही ना बोल, दही के बिना तो नहीं तो वो एक बात है, लेकिन आपने बोला कि मिनिमम में जितना कर सकते हो उतना हम फॉलो करने बोल सकते हैं। सो विद दिस वी हैव एंडेड राउंड 3, और राउंड 4 जो है थोड़ा सा लिटिल कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस है, बट यस वी कैन, बिकॉज यू हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चंस वो ब्यूटीफुली। अभी तक का पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा है। तो एक क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि कुछ लोग पंचकर्म अननेसेसरीली पुश कर रहे हैं प्रैक्टिस में? बेसिकली ना पंचकर्म को हम शोधन बोलते हैं।
जो मैंने पहले से सर से सुन के आया या मैं जो यूज करूँ, शोधन, शोधन, शो मनी। ओके। पंचकर्म ये एक काफी अच्छा सोर्स है, काफी अच्छा पेशेंट के हिसाब से जरूरी है, लेकिन वो पेशेंट के हिसाब से जरूर रहने की जरूरत है, आपके हिसाब से या आपके धन के हिसाब से नहीं होना जरूरी। तो आया पेशेंट, शोधन करो। स्पेशली त्वचा रोग में देखा जाए तो पहला सूत्र ही शोधन बताया। लेकिन डिफिकल्ट है, ग्रंथकर्ताओं का मानना है यहाँ पे पाचन करने की जरूरत है या कुछ करनी है, हम फिर से बताएंगे नहीं, ये मैंने पहले ही बताया है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि पंचकर्मा किस पेशेंट में जरूरी है, कितनी बार जरूरी है और जरूरी है कि नहीं। बिकॉज ना बहुत बार ऐसा रहता है, सिंपल एक्जिमास है, वेट एक्जिमा 10-15 दिन से, व्हाई आर यू आर गोइंग फॉर पंचकर्मा। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उसमें पंचकर्म में अगर आप देखा जाए तो 10 में से एक ही पेशेंट को मेरा पंचकर्म होता है। ऐसा नहीं कि 10 में से 10 पेशेंट। तो जितना जरूरी है उतने पेशेंट में ही पंचकर्म करो, बाकी जरूरत नहीं है। यानी यही होता है, बहुत बार आप पेशेंट से पंचकर्म को तकलीफ भी दे सकते हो, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा पेशेंट का बल नहीं रहता और पेशेंट को वमन करवाते हो तो पेशेंट में इमैसिएशन जैसा है, पेशेंट को कभी वजन ना बढ़ना, ऐसी तकलीफें हो सकती है। या कभी कभी आप पेशेंट को आते हो सामावस्था में वमन करवाते हो, क्योंकि आपको पंचकर्म का यहाँ पे भूत चढ़ा है, वो आगे जाके पेशेंट को किसी चीज से, मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं करता, ऐसी सामावस्था में चला जाता है। साम कफ आपने कभी पढ़ा रहेगा, कभी केस देखा तो साम कफ हिलता ही नहीं है, ऐसी अवस्था में पेशेंट चला जाता है एंड दैट्स क्रिएट प्रॉब्लम। सो देखिए, पेशेंट को पंचकर्म नेसेसरी है तभी करो, अगर जरूरत नहीं है तो डोंट गो फॉर पंचकर्म। सीजनल आप मतलब सजेस्ट करोगे सीजनल पंचकर्म ज्यादा बेनिफिशियल? सीजनल पंचकर्म में फायदा ऐसा होता है, समझे अभी ये सीजन है थोड़ा सा वमन पंचकर्म जिसमें हम करते हैं, अभी 10-12 दिन बाकी, उसके बाद टोटल ग्रीष्म ऋतु शुरू होगा, तो वहां पे ज्यादा फायदा मिलता है। और क्या है, दोषों की स्थिति हमें परफेक्टली मालूम रहती है कि कफ पिघलना शुरुआत हुआ है, वो पिघल के आमाशय में आया, सब जगह पे आया, तो इजी टू शोधन रहता है। बाकी सब सीजन में ऐसा है, समझो पेशेंट को जरूरत है, अभी बारिश के सीजन में कोई सोरियासिस का पेशेंट आया, उसको सीवियर फॉर्म में है, उसको जरूरत है, बहुदोष वाला पेशेंट है, तो आज जरूरी है। तो अब अवस्था देख के, बारिश कितनी है, या मिड सीजन देखे, बाबा बहुत ठंडी नहीं है, बहुत गर्म नहीं, वो थोड़ा सा देख के आप पेशेंट में शोधन करवा सकते हो। मैक्सिमम टाइम ऋतुनुसार अगर शोधन करोगे ना तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल है, पेशेंट को बेसिकली बेनिफिशियल है, अपने को तो हर सीजन में बेनिफिशियल रहता है। ट्रू। तो सोशल मीडिया पे जो आप देखते हो कि काफ़ी लोग कंटेंट पोस्ट करते हैं, नाउ इट हैज़ बिकम नेसेसिटी कि कंटेंट पोस्ट करना ही चाहिए, तो आपका मार्केटिंग होगा, तो उसको आप कैसे देखते हो कि वो एजुकेशनली अच्छा है कि मार्केटिंग वाइज ही हो रहा है जितना होना चाहिए, या फिर उसमें और कुछ कर सकते हैं हम? जो मैंने अभी तक पिक्चर देखा है ना, वो मार्केटिंग वाइज है, एजुकेशन वाइज नहीं है। नथिंग रॉन्ग, आपको क्या लगता है? देखिए, रॉन्ग राइट से ज्यादा ना अभी एक काल की जरूरत है कि आप सोशल मीडिया की यूज करने की जरूरत है, लेकिन आप सोशल मीडिया यूज करने से पहले आपका बेस पक्का होने की जरूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर फॉर स्किन, ये आयुर्वेद में लिखा है, स्टिल डोंट नो कहाँ पे लिखा है। पानी पीना है लिखा है, मात्रा में लिखा है, जीवन आहार के पहले, आहार के बाद लिखा है, लेकिन बहुत पानी पीने से स्किन अच्छी होती है, ये मुझे हमेशा दिखता है कॉन्टेंट। घृत लिखा है स्किन के लिए, कांतिवर्धक, लावण्यवर्धक है। तो मुझे यही बताना है कि जो आयुर्वेदिक जो स्पेशली पॉडकास्ट करते हैं या जो कंटेंट करते हैं, आयुर्वेद में जो लिखा है ना उसको आप बताओ, उसको अच्छी तरह से चैनलाइज करो, उसका अच्छी तरह से वर्णन करो, सिंपल लैंग्वेज में यूज करो, यू आर एक्सपर्ट इन दैट। बिकॉज आप अभी जो जेन जी है, जेन अल्फा है, जो अल्फा तो आ गया है लेकिन जेन जी है, वो एक्सपर्ट है सोशल मीडिया यूज करने में, कैमरा यूज करने में, तो उसका ना प्रॉपर यूज करो। दूसरा ना, और चीजें हैं हमारे यहाँ पे, यानी हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोसीजर्स का वर्णन है, उसके बारे में थोड़ा सा कभी कभी पेशेंट्स को बताना जरूरी है, उसके बारे में एक्सप्लोर करने की जरूरत। यानी अभी समझो बिड़ालक जैसा है, बिड़ालको बहिलेपो नेत्रे पक्षमा विमर्जिता, ऐसे यहाँ पे आओ, वो कभी एक्सप्लोर ही नहीं हुआ, राइट? उसको आप उसका वीडियो बनाओ, या उसको वीडियो नहीं, पेशेंट को लोगों को बतानी है, लेकिन एटलीस्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है। या समझो कॉस्मेटोलॉजी में हम षष्टिक यूज करते हैं, छाली षष्टिक पिंड वाला,
वो आपको बताने की जरूरत है ब्यूटी पर्पस के लिए। और चीजें हैं, यानी लेपो के बारे में बताना जरूरी है, क्रीम्स के बारे में बताना जरूरी है, इमोलिएंट्स के बारे में बताना जरूरी है, ह्यूमेक्टन के बारे में बताना जरूरी है, हमारे कैसे इमोलिएंट्स। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बट हम क्या करते हैं, मैंने देखा ना, ऑलमोस्ट कंटेंट क्रिएटर सेम कंटेंट बनाते हैं। मुझे लगता है हो कि सकता है, जो ट्रेंडिंग हो सकता है, ट्रेंडिंग हो सकता है, बट हमारा ट्रेंड क्यों नहीं हो जाए? ऐसे कभी हमने सोचा कि हम कोई ऐसा बोलेंगे कि बाबा इमोलिएंट के बारे में सिंपल आपको एक बताता हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉइस्चराइजर, ह्यूमेक्टन या इमोलिएंट। ह्यूमेक्टन जो बेसिकली बॉडी के वाटर का यूज करता है, इमोलिएंट खुद स्निग्ध रहता है। बेस्ट इज इमोलिएंट को बोलते हैं। हमारे पास जो ग्रंथ में लिखे हैं दैट इज ऑल इमोलिएंट्स ना। हम डायरेक्टली ऑयल यूज करते हैं, हम डायरेक्टली शतवत, दे आर इटसेल्फ इज अ इमोलिएंट। तो हमारे पास इतना अगर बड़ा ऑलरेडी अगर मैटर है तो व्हाई हम क्यों नहीं उसको प्रमोट कर रहे? तो दैट इज द एक्चुअली प्रॉब्लम, दैट इज अ लैक ऑफ नॉलेज। ये सब चीजों का प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई वही जो बाजू में चीजें दिखती है वही दिखाओ, थोड़ा सा ग्लैमराइज करो और वही दिखा। तो सोशल मीडिया इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, बट उसको हमारे साइंस के बारे में जानने की या दिखाने की जरूरत है। राइट सर। सर मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, मतलब 2-2.5 साल से मैं कंटेंट बना रहा होता हूँ और ऐसा सोचा नहीं था कि इससे बनाऊंगा तो मेरा ये होगा। बट मैंने देखा था कि काफ़ी बार है ना, आयुर्वेदा को जो प्रमोट कर रहे हैं फिलोसॉफिकली ही प्रमोट कर रहे थे कि ये इतना लिखा गया है, ये ऐसा हुआ गया है, ये नहीं मानता, वैद्य ये नहीं करता, वैद्य ये करता है, वो सब ऐसा सब लिखा गया है। बट मेरा ऐसा व्यू बना है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमको प्रमोट करना ही है आयुर्वेदा और तुम्हारा थिंग, तो ओनली बाय केसेस एंड टेक्निकल एंड क्लिनिकल साइंस बस। और वो क्लिनिकल केस को देख के, भले अपने लैंग्वेज में हो, वो देख करके ही पेशेंट अगर आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो एजुकेटिंग पर्पज़ के लिए भी है बाकी लोग के लिए तो वो भी गुड। बिकॉज अगर क्लिनिकली प्रमोट करते तो फिर ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचेगा भी, और पेशेंट्स तक भी पहुँचेगा, स्टूडेंट्स तक भी पहुँचेगा, और वो ज़्यादा रियल भी लगेगा। बिकॉज नहीं तो वो जो फिलोसॉफी ना, उसके ऊपर बैकलैश वीडियोस भी बनते हैं काफ़ी इस वक्त। मुझे ऐसा लगता है कि ओनली क्लिनिकल प्रमोट करते जाओ, और आप केसेस बताओगे तो फिर आपका भी इसमें है और एजुकेशन भी हो रहा है। तो देखिए, अपना जो ब्रांच रहता है, मेडिकल ब्रांच, वो क्लिनिकल है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा जो हम बोलते हैं एजुकेशनल, तीसरा प्रशासकीय। अभी प्रशासकीय वाला टोटली डिफरेंट है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में जाना, ये सब चीजें। दूसरा है टीचिंग, तो टीचिंग वाला टोटली डिफरेंट है। रहा एक क्लिनिकल। मॉडर्न साइंस अगर देखोगे एलोपैथी, दे आर वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडिंग दिस क्लिनिकल वन, और वो उनका वही बताते हैं, वही करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में करने की कोशिश करते हैं। आपने जो बोला फिलोसॉफिकल या जो बाकी, वही हमारा रहता है बहुत बार, और वो लगता है लोगों को पसंद आएगा, ये आएगा। एक्चुअली लोग उसको सिर्फ देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन आगे जाके कुछ नहीं होता। एक्साइट होते हैं बस, 15 मिनट एक्साइट होते हैं। मेन जो रहता है वो है क्लिनिकल रहता है, कि आप कौन से केसेस, जिसको बराबर समझ में आता है, जिसको तकलीफ है ना, वो बराबर समझेगा, अरे मुझे मेरे इसको तकलीफ है, मुझे, वो बराबर उस चीज को नोट करेगा। और बिकॉज हमारा क्लिनिकल ब्रांच है, अगर हम क्लिनिकली नहीं करोगे या फिलोसॉफी, तो आयुर्वेदा, फिर आयुर्वेद डॉक्टर्स का यही प्रॉब्लम होता है कि हमें फिर कोई बोला कि हमारे अगेंस्ट कुछ बोला, हमारे साइंस के, नो, आप फिलोसॉफी बोले, दैट्स व्हाई यू आर प्रमोटिंग क्लिनिकल। आप अपने क्लिनिकल चीजें आपके पास सामने रहनी चाहिए, वीडियोस वैसे भी रहने चाहिए आपके पास। उसके मैंने बोला ना, जो कुछ पंचकर्म है, कर्म है, उसके बारे में आपके पास डिटेल रहना चाहिए, उसका आप नया बताओ, पेशेंट को करो, तो और लोगों को समझ आए ऐसी भी चीजें लिखी हो। तो डॉक्यूमेंटेशन इज नेसेसरी, और उसी हिसाब से क्लिनिकली ही सामने लेने की जरूरत है। बिलीवेबल ज्यादा लगता है, यस, प्रैक्टिकल भी लगता है कि हाँ, इनका साइंस एक्चुअली प्रैक्टिकल है, और वो लोग भी पेशेंट ठीक करो तो अपने आप बिलीवेबल। वो ज्यादा जोर से बोलने का जरूरत नहीं कि आयुर्वेद ऐसा कुछ बोलो, रिजल्ट्स टॉक्स एवरीथिंग। यस, ट्रू सर। उसी के साथ एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी भी अपन कर सकते हैं इसमें। आयुर्वेदा डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड हम लोग एस्थेटिक्स भी इन्वेंट कर सकते हैं लिटरली। जैसे पिगमेंटेशन हो गया, एक्ने हो गया, हेयर लॉस हो गया, 3 कंडीशन जो एस्थेटिक प्रैक्टिस में काम किया है। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं मार्केट में कि इससे फेयरनेस बढ़ता है, और इससे ये आपको एस्थेटिकली बेटर फील कराएगा और दिखाएगा। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या आपका व्यू है इसमें? बेसिकली वहाँ पे आयुर्वेद में कुछ चीज़ें लिखी है, वर्ण द्रव्य, तो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन उसको ही आपको थोड़ा सा एक जो हम बोलते हैं, आपको प्रमोट करने की जरूरत है। बिकॉज मैं बोला ना, आयुर्वेद प्रमोट करने की जरूरत है। जनरली एस्थेटिक या कॉस्मेटिक पर्पज में सोप प्रिपरेशन, शैम्पू प्रिपरेशन, मैंने मैक्सिमम प्रैक्टिशनर को देखा है, दे आर स्टार्टिंग
विद सोप प्रिपरेशन, शैम्पू प्रिपरेशन, और वही उन सोशल मीडिया पे डालते हैं। सो आप साबु बनाने वाले हो या आप प्रैक्टिशनर हो, फर्स्ट ये देखो। यस, सोप प्रिपरेशन, शैम्पू प्रिपरेशन कैन बी अ पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस। इमेज वैसे बन जाता है, लेकिन नहीं, एक्चुअली वो शैम्पू वाला डॉक्टर, साबुन वाला डॉक्टर, राइट, आदमी, डॉक्टर भी यूज नहीं करते। दैट इज, ये ऐसी आपकी नहीं हो रही, आपकी डर्मेटोलॉजी या प्रैक्टिशनर ये हिसाब से होने की जरूरत है। तो वहां पे ऐसा है ना, आप सोप प्रिपरेशन या सोप शैम्पू प्रिपरेशन या जो भी प्रिपरेशन ना, इट्स अ कैन बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, और डोंट स्टार्ट विद ओनली विद दैट। लोग इसका उतना प्रमोशन करते हैं सोशल मीडिया पे कि अरे ये सोप्स है, ये है। और उसका आपको बताऊं और एक, आप ना थोड़ा सा ना उसके बारे में अगर देखोगे, यूट्यूब पे जाओगे, सोप प्रिपरेशन, माई सन कैन ऑल्सो प्रिपेयर सोप एट होम। सारे लोग कर तो रहे हैं। बच्चों के स्पोर्ट्स में भी आता है, गेम्स में भी आता है। तो व्हाट आर यू डूइंग अलग, अलग क्या कर रहे हो? दूसरा, सोप प्रिपरेशन कर रहे हो, सब है, क्या कर रहे हो? वो डिफरेंट शेप्स के छोटे छोटे सोप्स यूज कर रहे हो। वो कभी गुलाब का शेप रहता है, फिर और कुछ शेप्स रहते हैं। देखिए, आपको लाइफ लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस करनी है या शॉर्ट टर्म करनी है, उस पर आपके डिपेंड है। या सब शॉर्ट टर्म है। आप किसी 5 स्टार होटल या 3 स्टार होटल में तो आपको सोप्स देते हैं, वो कितने शेप के, उतने छोटे शेप के रहते हैं। आप वो अप्लाई कर सकते हो क्या? वो बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो प्रैक्टिकली सोचो, वो जो शेप्स के रहते हैं ना, वो हाथ में पकड़ने को नहीं होते, और यूज करते हैं तो 3 दिन में खत्म होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़े बड़े कंपनीज, आप देखो, इतने बड़े बड़े कंपनीज, समझो आप यूनिलीवर वगैरह, उनके कंपनीज के सोप्स रहते हैं, वो कितने ग्राम के रहते हैं? इतने बड़े, 75 ग्राम मैक्सिमम शेप। एक तो स्क्वायर रहता है या रेक्टेंगल रहता है, या थोड़ा सा गोल ओवल शेप बोलते हैं, या कभी मोती जैसा रहता है। वाई उन्होंने उतना शेप ही क्यों बनाया? बिकॉज वो हाथ में पकड़ने को आए और वो यूज करने को लॉन्ग टर्म, बिकॉज पेशेंट डेली यूज करता है, लॉन्ग टर्म यूज करने को। हम क्या शेप बना रहे हैं? इतना सा गुलाब का, वो हाथ में पकड़ने को भी नहीं आता लगन। तो पेशेंट क्या बोलता है? अरे क्या, इट्स प्रैक्टिकल चीजें। देखो, इतने बड़े कंपनियों को क्या शेप्स उनको याद में नहीं आएंगे क्या? आएंगे रहे, लेकिन दे नो दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। दैट्स व्हाई वो जो ऑथेंटिक कंपनी है ना, उसका बना, उसमें भी ऐसा है, सब सोप बनाते हैं, स्ट्रॉबेरी सोप, ये सोप। हमने कभी दोषों के हिसाब से या कभी ऋतु के हिसाब से सोप्स कभी बनाए? कभी किसी, मैंने अभी तक किसी ने देखा कि बाबा ये जो सोप है, यानी समझो मैंने सिद्धार्थ स्नान का सोप है, वो मैंने बारिश के लिए रेकमेंड किया। कोई एलोवेरा का जो सोप है, वो मैंने ठंडी के लिए यूज किया। और समझो कोई श्री वृक्ष का सोप है, वो मैंने गर्मी के लिए रेकमेंड किया या बनाया। ऐसे कोई प्रमोट करता है? नो, वी आर ऑल एक ही लाइन के सब है। तो आयुर्वेद में उसका ये क्या है, या समझो प्रकृति की है, वात के लिए अलग, पित्त के लिए अलग, कफ के लिए एक, अपने कभी आपने किया है क्या? और उनको खुद को बोलो, खुद ये सोप यूज करने को बोलो। सिद्धार्थ स्नान जो सोप रहता है ना, ठंडी में यूज करने को बोलो, स्किन बिकम टोटली हार्ड ड्राइड फॉर्म में चली जाती है। इट इज वन ऑफ द रॉन्ग थिंग। तो आप बारिश में यूज करो, यू फील बेटर। तो खुद यूज करके देखो एंड देन प्रमोट लाइक दिस। और वो आपका एक छोटा सा पार्ट होने की जरूरत है, नॉट अ मेन प्रैक्टिस। राइट। वो तो मतलब प्रैक्टिशनर इमेज को चेंज कर सकता है तुम्हारे। Yes. अगर तुम बेच भी रहे हो तो उसको अलग पेज या फिर अलग ही प्रमोट करें, और अलग किसी के नाम पे बस वी आर इन्वेस्टिंग और समथिंग, कुछ कर सकते हैं। राइट सर। सर, जो न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं उनका ये सवाल है, वो उन्होंने मुझे पूछने बोला है कि आपको कि प्रैक्टिस कब डालें? थोड़े तैयार है, पीजी हो गया है तब डालें, या फिर पूरा सारे केसेस एक बार सब सॉल्व करें, पूरे कॉन्फिडेंट हो जाए तब डालें? क्या लगता है आपको? अर्ली टू अर्ली, जितना जल्दी डालोगे उतना अच्छा है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारे टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ये सब चीजें तुरंत बड़ी नहीं होती थी, छोटा छोटा करके डालो। अभी थोड़ा सा ट्रेंडिंग चेंज हो गया कि बहुत अच्छा इंटीरियर करो, शुरुआती से करो, सब करो। बट ये सब चीजें करो, बट प्रैक्टिस शुड स्टार्ट अर्ली। बिकॉज अर्ली आप स्टार्ट करोगे, आपका जो वेटिंग पीरियड है ना, वो एक मिड एज में चला जाता है। आपके पास केसेस आते हैं, उस हिसाब से आपकी स्टडी, हमारे इसको प्रैक्टिस ही बोलते हैं। बिकॉज हमारे पास कभी कभी एक बाउंसर केस आता है, डक करना है, शॉट मारना है, डक करना है, पढ़ना है, जाके डक करना है, नीचे देख के वो केस जाके पढ़नी है अच्छी तरह से, आगे जाके कभी बाउंसर है तो उसको 6 मारना है। ये आपको समझना जरूरी है।
तो वो प्रैक्टिस में होता है। आप प्रीवियसली करो या पहले करो, आपको नंबर ऑफ, मैंने बोला ना, आपने जो प्रैक्टिस की है पहले, जो मैंने आपको बताया कि आपको एक हार्डकोर थोड़ा सा 1-2-3 साल या 1-2 साल मॉडर्न के पास सीखना है, डर्मेट में करना है, तो उससे आपको केस, नंबर ऑफ केसेस एटलीस्ट उसके बारे में आइडिया आई रहती है। बाद में आपके पास कैसे केस आएगी, कौन सी अवस्था में आएगी, वो कभी भी आ सकती है। आप पूरा प्रिपेयर रहोगे तो भी आ सकती है। आप समझो आपने केसेस देखे लेकिन अभी तक आप फुल्ली प्रिपेयर नहीं, यार पास आउट, तभी भी आ सकते हैं। तो आप पहले प्रैक्टिस शुरुआत करो, यू विल गेट द केसेस, उसका स्टडी करो। कभी कभी कुछ अच्छे कन्विंसिंग वर्ड यूज करके पेशेंट को भी आप बता सकते हो कि इसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं डायरेक्टली, हाँ ये ठीक ही होगा, उससे अच्छा कन्विंसिंगली है हम ये असेसमेंट कर सकते हैं, ये पेशेंट को भी आपको बता सकते हैं। पेशेंट भी मानता है ये चीजें, बिकॉज ना पेशेंट वो चीज के लिए बहुत बार घूम फिर के अगर आया रहेगा तो पेशेंट अपने को टाइम देता है। सो नया प्रैक्टिशनर या कुछ भी रहे, ये असेसमेंट तौर पे हमें प्रैक्टिस जल्द से जल्द शुरुआत करनी है। अगर यू वांट टू डू प्रैक्टिस इन क्लिनिकल थी तो आप जल्द से जल्द शुरुआत करो, एंड देन अब सब आयुधा आपके लेके आए, डू प्रैक्टिस। मुझे ऐसा लगता है सर सारे प्रैक्टिशनर्स ही अच्छे हैं, क्योंकि कोई प्रैक्टिशनर सब बुरा नहीं है, और सब लोग ही एक तो सीख ही रहे सारे, कितना भी एज हो। और दूसरा बात कैसा है कि कोई कैसा भी प्रैक्टिशनर हो, उसके अंदर 10-15% एक गिल्ट रह के रहता है कि ये केस मुझे नहीं आता है, तो वो बिकॉज उसको कंटिन्यू करना है तो पड़ेगा ही जाके, तो अल्टीमेटली वो डेवलप होने ही वाला है। yes. तो वो मुझे ऐसा लगता है डायरेक्टली डालने के बाद, मतलब थोड़ा पूरा अच्छे से पढ़ाई करने के बाद, सब गुरु से सीखने के बाद, आप डायरेक्ट डालने के बाद आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो, जैसे समझ करके यू शुड गो ऑन। एंड ऐसे ही वेलनकर सर भी बोलते हैं कि अब डिफिकल्ट केसेस लोगे तो ज़्यादा हाँ आपको रेगुलर केस रहेगा ना, समझो आपने एक ट्रीट किया तो आपको 10 पेशेंट भेजेंगे, लेकिन आपने समझो कोई डिफिकल्ट केस या इमरजेंसी ट्रीट हो, एक पेशेंट आपको 100 पेशेंट भेजे, राइट, वो तो है। सो विद दिस सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये राउंड का ऐसा है कि एक बिगेस्ट मिथ अबाउट आयुर्वेदा जो आपको बाद में जाकर के क्लियर हुआ कि ये मतलब ऐसा नहीं था, इस चीज़ को ऐसा देखना चाहिए था, तो वो कौन सा है, आपको क्या लगता है? बिगेस्ट मिथ आयुर्वेदा से ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि डर्मेटोलॉजी में अगर देखा जाए तो क्या है, शुरुआती के प्रैक्टिस में ना मैंने जैसे बोला कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन डिसीज जब देखते हैं ना, कोई समझो सोरियासिस वगैरह आते हैं ना, तो लगता है हम यही सिद्धांत ऐसे करें, ये करें वो करें, हम सब करते भी है, लेकिन बहुत बार वो केसेस गूगली लेके आते हैं, और हमें लगता है कि ये सब चीजें लिखी है ये परफेक्टली इसी हिसाब से है, लेकिन वो नहीं रहती। यानी समझो आप हेतु सेवन के बारे में देखो तो आप सब पेशेंट को सब परफेक्टली करते हो, पेशेंट को मेडिसिन देते हो, लेकिन देखा जाए एक्चुअली जो केस देखा जाए वो कुछ अलग ही दिखाता है। आप सब मेडिकेशन देते हो, सेम चीजें रहती है। तो ऐसा भी एक मिथ नहीं बोल रहा हूँ, बेसिकली हमारे सिद्धांतों को कभी कभी हमें पढ़ने की जरूरत रहती है। दूसरा जो मैं मिथ हमेशा बोलता हूँ हर एक फील्ड में है, हम सब ठीक करते हैं, बहुत बड़ा मिथ है। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं अभी 16 साल से कर रहा हूँ, मैंने डर्मेटोलॉजी को बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत केसेस को मैंने ठीक भी किया है, शुरुआती तौर पे मैंने बिगाड़ा भी है, उसके एक्सटेंट तक भी गया है, तो मुझे मालूम है ये कौन से लेवल तक ठीक। तो मुझे ना लिमिट्स, व्हाट इज स्पेशलिटी प्रैक्टिस, यू शुड नो योर लिमिट, या आपको अपने साइंस की लिमिट्स जानने की जरूरत है। हम कुछ भी ठीक कर सकते हैं, ये कोई साइंस बोलता नहीं। मॉडर्न साइंस ऑल्सो, जो रियल प्रैक्टिशनर है दे आर ऑल्सो, उनका लिमिट्स वो ये करते हैं। बाकी सब चालू है, यानी अकॉर्डिंग टू रहता है ना कि हम कुछ भी ठीक करते हैं या सोशल। रियल प्रैक्टिशनर क्या बोलेगा कि मेरी ये लिमिट्स है, मैं ये लेवल तक ठीक करूंगा, और ये तो जो हम बोलते हैं ना हम सब ठीक कर सकते हैं, ये लिमिट, ये मिथ है। हमारे भी लिमिटेशंस है, हमारे यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स है। एक लेवल के बाद भी आपको उस हिसाब से किसी दूसरे साइंस की या कुछ इसमें जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको एक बताता हूँ, हर्पीस जोस्टर जो मैंने ऑप्थेल्मिक्स का जो एग्जाम्पल बताया ना, तो उसमें ना हमें लगा कि आयुर्वेद ही ठीक होगा, ये भी गलत है। एलोपैथी से भी ठीक होगा, ये भी गलत है। दोनों साइंस को एक साथ आपको मेडिकेशन देने की जरूरत, तब जाके आपकी वो ऑप्थेल्मिक नर्व बहुत बार बच सकती है। सो जो हम बोलते हैं ना, हमारा ही साइंस रखना है। यस, आपका साइंस है,
आपका साइंस ही आगे रखना है, बिकॉज यू आर पर्सन ऑफ दैट, आप उसको वर्शिप करते हो। लेकिन जैसे वो फिलोसॉफी में रहता है ना कि एक नास्तिक है, आस्तिक है। नास्तिक बोलता है मैं गॉड को मानता नहीं है, वो तेरे पास ही रख, यू डू नॉट हैव टू प्रूव कि नहीं है। और जो आस्तिक है वो तेरे पास ही रख, यू डू नॉट हैव टू प्रूव कि गॉड है। दैट इज द सेम थिंग हैपन हियर, कि मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, यस, लेकिन इट्स अप टू यू। सम केसेस आर देयर जहाँ पे आपको ट्विस्ट करने की जरूरत पड़ती है। सांप सीढ़ी के गेम जैसा ही है। Yes. ये मैं भी एक्सपीरियंस कर ही रहा हूँ। सो विद दिस सर, राउंड 4 इज रैपिड फायर। आर यू रेडी फॉर रैपिड फायर? Okay. कोई हैम्पर नहीं है। ओके, प्रोडक्शन टीम की तरफ से कुछ हैम्पर है क्या? नहीं। सो आपका सर फेवरेट प्रोसीजर शोधन मिशन? शोधन में से वमन। वमन। एक आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट जिसने आपकी थिंकिंग चेंज की? स्थिर कठिन मंडलानाम में लिखना और प्रच्छान करना। हाँ। डर्मेटोलॉजी में फेवरेट कंडीशन ट्रीट करना कौन सी है? एलोपेशिया एरियाटा। बेस्ट फ्रेंड इन द फील्ड? बेस्ट फ्रेंड इन द फील्ड? इन द फील्ड, बेस्ट फ्रेंड इन द फील्ड, माय मिसेस डॉक्टर कविता डावरे। राइट। ऐसे 2 यंग डॉक्टर्स जिनको देखकर लगता है कि वो फ्यूचर स्टार्स बन सकते हैं डर्मेट में? यू आर द वन। मैंने नहीं बोला है। डॉक्टर आदित्य इंदानी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम यहाँ की जलगांव, डॉक्टर अमृता कुकरेजा। ओके, नाइस सर। उनका सुना है एलोपेशिया एरियाटा में, राइट राइट। एक सीनियर वैद्य जिनके अंडर सबको काम करना चाहिए और सीखना चाहिए? ऑफ कोर्स डॉक्टर महेश ठाकुर सर। पेशेंट्स आपको कौन से ज़्यादा पसंद है? जो कम क्वेश्चंस पूछते हैं वो, कि ज़्यादा पैसे देने वाले? डेफिनेटली पैसे देने। कम क्वेश्चन पूछने वाले। क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, क्लिनिक सेटअप की हॉस्पिटल सेटअप आयुर्वेद प्रैक्टिस के लिए? अभी जिस हिसाब से वहाँ पे क्लिनिक सेटअप ज़्यादा कंफर्टेबल एंड ज़्यादा हैप्पी। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर एक चूज़ करना हो, ठाकुर सर की वेलनकर सर? हम 2 अलग अलग क्लिप्स शूट करके सर को भेजेंगे, डोंट वरी। ठाकुर सर। घूमना किसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, फ्रेंड्स की वाइफ? बोथ। नहीं, बट एक ही चूज करना हो तो? ऑफ कोर्स शी इज माय फ्रेंड, शी इज माय कंपेनियन, एवरीथिंग, सो विद वाइफ। टी या कॉफी ओपीडी के टाइम? Nothing, no other things. Okay. Online consultation की offline consultation? Of course, offline consultation. One word for Ayurveda future? One word? Word. Okay. Believe. Believe, yes. सो विद दिस हम अब ये पॉडकास्ट के एंड के तरफ आ गए और आपने काफ़ी अच्छे हमको मैसेजेस दिए और चारों राउंड्स में अपने हर एक क्वेश्चन के साथ 2-3 लर्निंग पॉइंट्स और मैसेजेस हैं जिसको देख करके यंग प्रैक्टिशनर जैसे कि मेरे तरह यंग प्रैक्टिशनर्स वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होंगे। सो उसके लिए और आपने आपका टाइम दिया, हम आपके घर आए, आपको शूट करने के लिए हमको अलाउ किया और 1 सेकंड में अपने मुझे दिस इज़ हम्बलनेस एंड डाउन टू अर्थ सर। आप जो आप सीख, ये भी मैं आपसे सीखूंगा कि 1 सेकंड में आपने रिप्लाई किया कि यस वी कैन शूट पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच सर। जाते जाते आप सबके लिए, नॉट आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, आयुर्वेदा फैटर्निटी, सब एक जनरल पब्लिक के लिए आप 1-2 लाइन में क्या मैसेज देना चाहोगे ये पॉडकास्ट के थ्रू, अगर वो आपको देख रहे सुन रहे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं पहले डॉक्टर आदित्य इंदानी, इनका मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक हिम कि ये पॉडकास्ट पे मुझे बुलाया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिमाग शांत रख के काम करना ज़रूरी है और वो हर एक फील्ड में है, नॉट इन अ डर्मेटोलॉजी, हर एक फील्ड में है कि आपको दिमाग शांत करके काम करने की ज़रूरत है। काम करते रहो। जो बोलते हैं ना कि कौन सा वो मूवी 3 इडियट्स में कि बाकी सब आपके पीछे झक मार के आते हैं, तो यू जस्ट वर्क, गुड वर्क, वो वर्क को थोड़ा सा आप एक्सप्लोर भी करो। द एफिशिएंसी, द एक्सेलेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। और जो बोलते हैं कि जो यश रहता है वो झक मार के आपके पीछे आता ही है। खुद पे इतना फोकस करो कि टाइम ही ना रहे। Yes, that is the most important. So thank you so much sir. Thank you so much. Thank you.